ये लड़का जो कमजोर और बेबस सा एडवेंचरर था, जिसे उसके अपने ही दोस्तों ने धोखा देकर लगभग मार ही डाला था, लेकिन जैसे तैसे बच के वो लेवल 9999 का चीट स्किल अनलॉक करता है, जिससे वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। और अब उसकी एक ही इच्छा है कि जिन लोगों ने उसे धोखा दिया उन लोगों से एक एक करके उसको बदला लेना है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में पहले अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था, जब तक एक गॉड ने आकर ऊपर से रोशनी नहीं डाली, और उसी के साथ एक कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ जहाँ 9 रेसेस पैदा हुई। वो थे ड्रैगनेट्स, एल्व्स, ओनीफोल्क, ड्वार्व्स, डीमन किन, डार्क एल्व्स, सेंटोर्स, बीस्ट फोक और आखिर में ह्यूमंस। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक प्यारे से गांव में, जहां एक लड़का अपने परिवार को अलविदा कह रहा होता है। वो कहता है, डैड, मॉम, आयरू, यूमे, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। जब मैं एक एडवेंचर बन जाऊंगा तब जाकर हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह हमें साफ पता चलता है इस लड़के का सपना है एक एडवेंचरर बनना, ताकि वो अपनी फैमिली की मदद कर सके। कुछ दिनों बाद वो आखिरकार अपने सपनों के शहर पहुंचता है और सीधा एडवेंचरर गिल्ड ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी टक्कर एक बीस्ट मैन से हो जाती है, जो उसे गुस्से से घूरता है। लड़का थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो गिल्ड पहुंचता है, जहां एक रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है और उसका नाम पूछती है। लड़का अपना नाम लाइट बताता है। लड़की कहती है, क्या तुम पहली बार रजिस्टर कर रहे हो? जिस पर लाइट हाँ कहता है। फिर लड़की पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है, यानी पावर? लाइट कहता है, हाँ है ना, अनलिमिटेड गाचा। लड़की कहती है, अनलिमिटेड गाचा, ये क्या होता है? लाइट कहता है, मैं बताने के बजाय दिखा ही देता हूँ। फिर वो अपना अनलिमिटेड गाचा एक्टिवेट करता है, जिससे उसके हाथ में एक क्रिस्टल डिवाइस आता है। वो उसे क्लिक करता है, जिससे वहाँ एक कार्ड अपीयर होता है, जिसमें एक चम्मच दिखता है। पर जैसे ही लाइट उस कार्ड को रिलीज करता है तो चम्मच निकलता है, लेकिन बेंड हुआ रहता है। ये देखकर लड़की शॉक हो जाती है, लेकिन लाइट कहता है, रुको, ये तो ट्रायल था। फिर वो बार बार डिवाइस से कुछ न कुछ निकालता रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि सारी चीजें बाहर आने के बाद खराब हुई रहती हैं, जिस पर लाइट उदास हो जाता है। लेकिन लड़की उसे एफ रैंक कार्ड देकर कहती है, ये तुम्हारे लिए सही है। फिर लाइट कहता है, क्या कोई काम है जो मैं अभी कर सकूं? लड़की कहती है, अगर तुम्हें काम चाहिए तो उस बोर्ड पर जाकर ढूंढ लो। लेकिन जब लाइट उधर देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, जिस पर लड़की कहती है, क्या तुम्हें पढ़ने में दिक्कत आ रही है? लाइट कहता है, हाँ। लड़की बताती है कि हो सकता है क्योंकि ह्यूमंस को इन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है। फिर वो सुझाव देती है कि पास के गाँव में जाकर फार्मिंग का काम कर ले, कम पैसे मिलेंगे पर सीखने के लिए अच्छा रहेगा। लाइट कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। सीन बदलता है। हम देखते हैं कि पूरा दिन लाइट बहुत मेहनत वाला काम करता है। काम खत्म करके फाइनली उसके मेहनत का फल उसको मिलता है। लेकिन वापस आते समय वो सोचता है कि दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ थोड़े से ही पैसे मिले। और यही सोचते सोचते वो आ रहा होता है, जिसे कुछ बीस्टमैन देख लेते हैं और सोचते हैं कि आज एक बलि का बकरा मिल गया। वो जानबूझकर जाकर लाइट से टकराते हैं और कहते हैं, क्या रे बच्चे, अंधा है क्या? जिस पर लाइट घबराते हुए माफी मांगता है, लेकिन वो बीस्टमैन कहता है, देखो, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, इसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। और इतना कहकर वो लाइट से पैसे छीन लेते हैं, जिस पर लाइट उनसे बहुत माफी मांगता है और कहता है, इन पैसों के बिना मैं आज की रात नहीं बिता सकता। लेकिन वो बीस्टमैन उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसको लात मारकर दूर फेंक देते हैं और उसके पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लाइट वहाँ रास्ते में पड़ा हुआ रह जाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, बल्कि उल्टा उसको रास्ते से हटने को कहते हैं। कुछ लोग तो उससे बोलते हैं, ह्यूमन, जा कचरे के अंदर जाकर सो जा। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस दुनिया में ह्यूमंस को कीड़े के अलावा और कुछ भी समझा नहीं जाता। लेकिन तभी उसकी हेल्प के लिए कोई हाथ बढ़ाता है। जब लाइट उनको देखता है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है, माफ करना, मैंने आपको टच कर लिया। जिस पर लड़की कहती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी। और ये कहकर वो लड़की लाइट को हक कर लेती है। ये देखकर वहाँ से गुजरने वाले लोग कहते हैं, एल्फ और ह्यूमन, छी छी, ये क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन इधर लाइट सोच रहा होता है कि ये एल्फ अपने घुटने गंदे करके मुझे गले लगाने के लिए नीचे आई है और कहता है कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा। जिस पर एल्फ कहती है, ये कोई सपना नहीं है, ये सच है। और बताती है कि हम लोग कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स के हैं। जिस पर लाइट कहता है, कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स ये क्या है? तो एक बीस्ट फोक मैन कहता है, ये हमारी पार्टी का नाम है जो गॉड के बनाए 9 रेसेस को रिप्रेजेंट करती है। और वो खुद का इंट्रोडक्शन देता है, मैं एक बीस्ट फोक हूँ और मेरा नाम गरु है। इसके बाद एल्फ कहती है, मेरा नाम साशा है और मैं एक एल्फ हूँ। फिर हमें यही सारे मेंबर्स के नाम पता चलते हैं, जैसे ड्रैगो द ड्रैगनेट्स, डियाब्लो द डीमन किन, ओबरो द ओनीफोल्क, नानो द ड्वार्फ, सियोन द डार्क एल्फ और लास्ट में सेंटोर द सेंटोर। लेकिन अब बस एक ह्यूमन की जरूरत है जिससे कॉनकॉर्ड ऑफ
ट्राइब्स पार्टी पूरा हो जाएगा। फिर सियोन कहती है कि हमारी पार्टी का मोटिव ये है कि दुनिया में हो रहे भेदभाव को मिटाना और एक शांत दुनिया बनाना। जिस पर लाइट कहता है, एक शांत दुनिया जिसमें कोई लड़ाई न हो, क्या ऐसा सच में हो सकता है? जिस पर साशा कहती है, हाँ जरूर, इसलिए तो हमें तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत है जो हमें ज्वाइन करे। फिर लाइट कहता है, सच में तुम्हें मेरी जरूरत है? जिस पर सारे लोग खुशी से लाइट को अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर देते हैं और लाइट खुशी से हाँ कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक काली रात दिखाई जाती है जहाँ डंजन के अंदर बहुत सारे स्नेक मॉन्स्टर लाइट पर हमला कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ड्रैगो और साशा आकर लाइट की जान बचा लेते हैं। साशा कहती है, हाय, मैं तुमसे 1 मिनट के लिए भी नजर नहीं हटा सकती, इतना आगे मत भटको लाइट। जिस पर लाइट माफी मांगता है। फिर साशा कहती है, हम दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक डंजन में हैं, एबिस में। अगर यहाँ कुछ हुआ तो तुम सीधा मारे जाओगे। लाइट फिर से माफी मांगता है और कहता है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। फिर साशा उसकी बॉडी को देखती है और कहती है, कहीं चोट तो नहीं आई ना? जिस पर गरु कहता है, लगता है तुम लाइट को पसंद करने लगी हो। और इसी के साथ सियोन भी कहने लगती है। साशा लाइट के आसपास अपने आप को रोक नहीं पाती, लगता है प्यार का मामला है। ये सुनकर साशा ब्लश करने लगती है और कहती है, तुम लोग गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की इमेज खराब ना हो किसी मेंबर के खोने से। लेकिन फिर भी बाकी सब उसकी खिंचाई करते रहते हैं। तभी ड्रैगो आगे आता है और लाइट से कहता है, परेशान मत हो कि तुम किसी काम के नहीं हो, बल्कि मुझे वो टी पसंद है जो तुम हमारे लिए बनाते हो, यही काफी है हमारे लिए। ये सुनकर लाइट खुश हो जाता है। फिर ड्रैगो कहता है, चलो बहुत बातचीत हो गई, आगे बढ़ते हैं क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। फिर वो डंजन के और अंदर जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक जगह रुक जाते हैं। यह गरु कहता है, लगता है एक ही रास्ता है अंदर और बाहर जाने के लिए। जिस पर ड्रैगो कहता है, ठीक है, तब हम यहाँ आराम कर सकते हैं। जिस पर लाइट कहता है, आराम करने का टाइम है तो मैं टी तैयार करता हूँ। फिर लाइट चाय बनाने जाता है तो ड्रैगो पीछे से आकर कहता है कि तुम्हें चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम यही खत्म होता है, मैं तुम्हें पार्टी से निकाल रहा हूँ। लाइट थोड़ा शॉक्ड होता है और पूछता है कि अचानक ऐसा क्यों? पहले तो सब अच्छा था, फिर अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी ड्रैगो कहता है कि उन्हें सिर्फ लाइट के अनलिमिटेड गाचा पावर की जरूरत थी। उनका असली मकसद लाइट को फंसाकर गाचा से निकलने वाली चीजों पर कब्जा करना था। ये सुनकर लाइट को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे लगा था कि ये लोग उसके दोस्त हैं, लेकिन इसके बाद माहौल बदल जाता है। गरु अचानक आगे आता है और नाखून बढ़ाकर लाइट के चेहरे पर वार कर देता है। लाइट के चेहरे से खून निकलता है और वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही लाइट दूर भागता है, साशा तीर चलाकर उसके पैर में मार देती है, जिससे लाइट वहाँ गिर जाता है। साशा चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी चीख सुनना मुझे अच्छा लगता है। बाकी लोग भी यही बोलते हैं कि ह्यूमंस की चीख एक तरह का सुकून देती है। ये लोग मिलकर लाइट को मारने वाले होते हैं। लाइट लगभग मरने ही वाला होता है कि अचानक वो गलती से एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप एक्टिवेट कर देता है और टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पहुंच जाता है। उधर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि लाइट अचानक कहाँ चला गया। इधर लाइट पूरी तरह घायल और सोच रहा होता है कि वो जिंदा है भी या नहीं। उसने ये टेलीपोर्टेशन कैसे किया? वो अपने डैड, मॉम और भाई बहनों को याद करता है और कहता है, मैं तुम सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। उसे लगता है कि अब शायद उसका अंत आ गया है, पर फिर उसके अंदर एक जलन आती है। वो सोचता है, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं बच गया तो मैं उनसे एक एक करके बदला लूंगा। और वो अभी यही सब सोच रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई है। और जैसे ही वो देखता है, यहाँ पे काफी बड़े 2 मॉन्स्टर्स उसके पीछे खड़े हैं। और इन्हें देखते ही लाइट की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जो इनका लेवल है वो 1000 होता है। और यहाँ पे लाइट बोलता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैंने बस कहानियों के अंदर ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में सुना था। ऐसे मॉन्स्टर्स रियल में नहीं हो सकते। लेकिन 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सच में एबिस डंजन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में टेलीपोर्ट हो चुका हूँ? और इतना सोचते ही लाइट घबराने लगता है। और भाई, यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं, ये उसे अब बस मारने वाले ही होते हैं। कि तभी ये बंदा अपना इन्फिनिट गाचा को ओपन करता है और इस पर टैप करने लगता है कि इसमें से कुछ भी बाहर निकले। और जल्दी जल्दी में उस पर टैप करता जाता है। और भाई, ये काम ही नहीं कर रहा होता है। फिर अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पे ये काम करना स्टार्ट करता है और यहाँ पे एक कार्ड बाहर आता है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है। और जैसे ही ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे लाइट को मारने वाले होते हैं, ये लड़की इन दोनों को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर देती है। और ये देखकर जो लाइट होता है वो थोड़ा शॉक्ड रह जाता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या है। और इनको मारने के बाद वो लड़की यहाँ की सारी चीजों को काफी अच्छे से साफ कर देती है। और फिर ये लाइट की तरफ देखती है और बोलती है, मास्टर आप ठीक तो हो ना? जिस पर लाइट बोलता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? तो वो बोलती है, हाँ बिल्कुल, आप ही मेरे मास्टर हो। और ये देखकर लाइट थोड़ा शॉक्ड होता है और सोचता है, अरे यार, ये कैसे हो गया?
मतलब ये लड़की आखिर मुझे मास्टर क्यों बोल रही है। और उसके बाद ये लड़की लाइट के पास आकर बैठती है और यहाँ पे उसकी बॉडी को हील कर देती है। और ये देखकर जो अपना लाइट होता है वो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है कि अभी अभी इसने क्या किया। मतलब लाइट के जो भी चोट लगे हुए थे वो सब के सब ठीक हो जाते हैं। और फिर ये लड़की बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरा नाम लो। और ये सुनकर लाइट बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और इसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है वो लाइट की तारीफ किए जा रही होती है और बोलती है मास्टर आप सच में कमाल के हो। मतलब आप में इतनी हिम्मत है कि आप अबिस डंजन के इतने डीपेस्ट पार्ट में आए हो। और यहाँ पे लाइट सारी चीजें सुन रहा होता है और बोलता है पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। तो वो बोलती है मैं आपकी मेड हूँ और मैं आज से आपके लिए काम करूंगी। आप जो भी कहोगे वो मेरे लिए एक ऑर्डर की तरह होगा। और फिर हमें इसका लेवल दिखाया जाता है जो कि होता है 9999। और फिर ये बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे कभी अलग नहीं हो पाऊंगी। और फिर वो बताती है कि जो आपका अनलिमिटेड गाचा है उसकी वजह से मैं यहाँ पे बाहर आई हूँ। मतलब आपके अनलिमिटेड गाचा से एक कार्ड बाहर आया और वो था सुपर अल्ट्रा रेयर लेवल 9999 जो कि मैं हूँ। और ये सुनकर लाइट शॉक्ड होता है। वो बोलता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मेरा अनलिमिटेड गाचा है वो बिल्कुल यूजलेस है। मतलब उसमें से आज तक जो भी कार्ड आते हैं वो बिल्कुल बेकार ही आते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। तो फिर ये मेड बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपके बहुत काम की हूँ और आपकी मरने तक मैं आपके साथ रहूंगी। फिर लाइट बोलता है मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कितनी बार कहूँ कि मेरा जो गाचा है वो किसी काम का नहीं है। मैं जब भी उसे यूज करता हूँ कोई ना कोई यूजलेस कार्ड वहाँ से बाहर आता है। फिर ये लड़की कहती है ऐसा नहीं हो सकता, एक काम करो क्या मैं आपको एक बार स्कैन कर सकती हूँ ताकि मैं ये पता कर सकूं कि सच में आपका जो गचा है वो किसी काम का है या नहीं। तो लाइट बोलता है ठीक है मतलब तुम ऐसा कर सकती हो। तो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर वो यहाँ पे उसे स्कैन करती है और बोलती है इनक्रेडिबल, मतलब आप कमाल के हो, ऐसी पावर सच में किसी के पास नहीं है। और अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो इसे कभी देख भी नहीं पाता। और ये सुनकर लाइट थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है कि यार सच में यहाँ पे मतलब चल क्या रहा है। और फिर लाइट बोलता है देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब चल क्या रहा है। फिर लड़की बोलती है देखो कार्ड जो है ना वो माना के ऊपर डिपेंड करते हैं और मैना एक तरह की एनर्जी है जो सभी के अंदर फ्लो करती है। और भाई यहाँ पे लाइट को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद ये जो लड़की होती है वो यहाँ पे लाइट को कार्ड के बारे में समझाना शुरू करती है कि जो कार्ड होते हैं ना वो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल, रेयर, अल्ट्रा रेयर और ऐसे करके वो बहुत सारे कार्ड्स के बारे में बताती है। और ये सुनकर लाइट थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पे फिर से लाइट की तारीफ करती है, मतलब एबिस के इतने डीपेस्ट पार्ट में आने के लिए। तो यहाँ पे लाइट रोने लगता है। वो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम जैसा समझ रहे हो मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे ट्रैप किया गया है। और वो अपनी कहानी इसे बताता है और ये सुनकर जो लड़की होती है उसे भी काफी बुरा लगता है। और वो बोलती है अगर आप कहो तो मैं उन सबको 1 मिनट में मार के आपके सामने ला सकती हूँ। जिस पर लाइट बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। फिर लड़की बोलती है लेकिन क्यों, उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। तो लाइट बोलता है नहीं, उन्हें मैं मारूंगा और अपने हाथों से मारूंगा, तब तक मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये लड़की बोलती है ठीक है, इसमें मैं आपकी मदद करूंगी। फिर उसके बाद लाइट फिर से अपने गच्चा को एक्टिवेट करता है और बोलता है फाइनली मैं एक नए पाथ की तरफ जा रहा हूँ और मैं एक ऐसा पाथ क्रिएट करूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना के छोड़ेगा। और उसके बाद मैं उन सबसे एक एक करके बदला लूंगा, मैं उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सीधा हमको 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एबिस डंजन के अंदर लाइट ने अपनी गच्चा पावर से एक विशाल किंगडम बना लिया हुआ रहता है। इसके बाद हम कुछ मेड्स को देखते हैं जो कि कासल के हॉल में सिर झुकाए खड़ी होती हैं, जहाँ लाइट और उसकी हेडमेड में आ रहे होते हैं। फिर लाइट वहाँ सबको कहता है तुम सबने आज बहुत अच्छा काम किया, जिस पर सभी मेड्स थैंक यू मास्टर कहती हैं। और मैं बता दूं कि ये सब भी लाइट के गाचा से निकले हुए लोग होते हैं, मतलब कि थोड़े लो लेवल वाले। लेकिन पीछे से एक मेड खुशी से कहती है मास्टर की तारीफ से खुश होना वाह क्या ही खुशियों वाला दिन है। जिस पर दूसरी मेड कहती है शायद हमने जिंदगी का सारा लक आज ही खत्म कर दिया। उनके साथ ही एक और मेड जोड़कर कहती है मास्टर इतने कूल हैं कि मैं उनके पाँव की खुशबू लेना चाहती हूँ। और ये सब सोचकर वहाँ सारी मेड्स खुश हो रही होती हैं। इन्हें देखकर मैं इरिटेट होकर कहती है मास्टर अगर आप इजाजत दें तो मैं इन बकबक करने वाली परियों को थोड़ा खर्चा पानी दे दूं। जिस पर लाइट कहता है अरे वो बस मुझ पर फिदा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। फिर सीन कट होता है और हम कुछ दुकानों को देखते हैं जहाँ लाइट वहाँ के बाजार में आता है और सबको गुड मॉर्निंग कहता है।
जिस पर सारे लोग खुशी से गुड मॉर्निंग मास्टर, आपका दिन भी अच्छा जाए बोलते हैं। मतलब कि एक तरह से लाइट वहाँ का किंग जैसा होता है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग भी लाइट के गचा से निकले हुए रहते हैं। फिर एक दुकानदार वहाँ कहता है, मास्टर कृपया हमारा नया डिश ट्राई करें। जिस पर लाइट बोलता है, और कभी ट्राई करूंगा। इसके बाद एक और लड़की कहती है, मास्टर लाइट हमारे स्नैक्स खत्म होने शुरू हो गए हैं। लाइट बोलता है, चिंता मत करो, मैं एडमिनिस्ट्रेटर को बता दूंगा। फिर वो लड़की भी लाइट को धन्यवाद कहती है। यह मे लाइट को बताती है, मास्टर मैं पक्का करूंगी कि ये खाना वाला प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए, ताकि लोगों को न लगे कि सप्लाई में कोई दिक्कत हो रही है। जिस पर लाइट कहता है, पिछले 3 सालों में लोगों की तादाद बढ़ गई है, तो शायद इसलिए हमें यहाँ का पूरा सिस्टम फिर से देखना होगा। फिर वो कहता है, ये बताओ कि बाकी के मेंबर्स क्या कर रहे हैं, मतलब कि बाकी हाई रैंक गाचा कार्ड से निकलने वाले लोग क्या कर रहे हैं। जिस पर मेई बताती है, सब अपना काम दिल से कर रहे हैं। और फिर वो ओयुकी के बारे में बताने लगती है। वो डंजन के बाहर के एरिया की जांच कर रही है, मतलब एक तरह से बाहर का मैप बना रही है। लाइट कहता है, डंजन के बाहर जंगल में बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, क्या वो ठीक रहेगी ना? मे कहती है, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि वो ठीक होगी या नहीं, क्योंकि वो थोड़ी बिल्ली जैसी चुलबुली है। लाइट कहता है, वैसे एली तरक्की तो कर रही है ना? मे बोलती है, वो एक मैजिक कास्टर है और हमारे प्लान के हिसाब से नई मैजिक बनाने में जोर दे रही है, मतलब कि वो भी एक तरह से लेवल 9999 कार्ड वाली होती है। लाइट कहता है, हमारे पास इतने काम चल रहे हैं कि उम्मीद है वो ज्यादा थक ना जाए। मे कहती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मास्टर, क्योंकि हम अपनी मर्जी और खुशी से आपकी सेवा कर रहे हैं। लाइट कहता है, तो नाजुना का क्या हाल है? मे बताती है, हमेशा की तरह वो कासल में गश्त लगा रही है, क्योंकि वो नाइट होती है और वो क्लोज कॉम्बैट में तो उस्ताद है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब तुम समझ गए होगे। और इसी बातचीत के दौरान दोनों मेन कासल के बाहर पहुंचते हैं। फिर हम वहाँ नाजुना को देखते हैं, जो कि कासल के हॉल में घूम रही होती है, ताकि वो वहाँ की देखभाल कर सके, और वो ना बहुत प्यारी दिख रही थी। इसके बाद इधर लाइट और मैं अब फाइनली अपने कासल तक पहुंच चुके थे, जहाँ पर लाइट की मुलाकात उसके ट्रेनर जैक से होती है, और इसे भी लाइट ने अपने अनलिमिटेड गचा से समन किया था। लेकिन जब जैक लाइट से मिलता है तो वो कहता है, अरे लाइट भाई कैसे हो? लेकिन मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उसके मास्टर की इज्जत ना करे, और वो बोलती है, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मास्टर को इज्जत देना सीखो। लेकिन लाइट कहता है, कोई बात नहीं मे, क्योंकि मैं जैक को अपने बड़े भाई की तरह देखता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अब लाइट उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ निकल जाता है। आगे जाकर हमें पता चलता है कि लाइट तो पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा है और अब उसका लेवल थोड़ा बहुत बढ़ चुका है। अब वो जैक से 1v1 करना शुरू करता है। सबसे पहले वो उसके पेट पर मुक्का मारता है, लेकिन जैक के पास एक सुपर एबिलिटी थी जिसका नाम था आयरन ब्लड बैरियर, और इसीलिए लाइट जैक का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। अब लाइट और जैक एक बार वापस अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वहीं हम नजूना को देखते हैं, जो पेट्रोलिंग करते करते आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसकी मुलाकात वहाँ कुछ मेड से होती है, जिन्हें मे, जो हेडमेड है, से काफी जलन होती है, क्योंकि वो 24 घंटे लाइट के साथ रहती है। इसलिए वो नजूना से बोलती है, नाजुना क्या तुम फ्री हो? क्योंकि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद वो नाजुना के कान भर लेती है और कहती है, हम सबको लगता है कि तुम्हें लॉर्ड लाइट के रूम में पेट्रोलिंग करनी होगी। और नाजुना भी एक नंबर की भोली थी, इसलिए वो जल्दी से लाइट के रूम में जाती है, जहाँ पर वो मे से मिलती है। जब मे उसे देखती है तो वो काफी शर्माई हुई थी, लेकिन तभी नाजुना मे से क्वेश्चन करना शुरू करती है, आखिरकार तुम यहाँ लाइट मास्टर के रूम में क्या कर रही हो? मास्टर लाइट तो अभी जैक के साथ ट्रेनिंग में है ना? मे शर्माते हुए कहती है, वो मैं सफाई कर रही थी, क्योंकि मैं हेडमेड हूँ और मैं खाली तो बैठ नहीं सकती ना। लेकिन यहाँ उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन उधर नाजुना मे को इग्नोर करके रूम के अंदर आ जाती है और कहती है, अरे ऐसा लगता है कि कोई अभी बेड में लेटकर वहाँ तकियों को सूंघ रहा था, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? जिस पर मे सिचुएशन संभालते हुए बोलती है, ये मेरा सफाई करने का स्टाइल है। जिसे सुनकर नाजुना इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है, इसके बारे में और बता सकती हो? मतलब कि एक तरह से वो ना बहुत भोली थी। मे बोलती है, मैं तुम्हें ये बता नहीं सकती क्योंकि ये एक सीक्रेट है, और वो अपनी खूब डिंगे मार रही थी। फिर नाजुना मे को एक लेटर दिखाती है जो बाकी मेड्स ने उसे दिया था। वो मे को वह लेटर पढ़कर सुनाती है, जिसमें बाकी मेड्स ने हेडमेड यानी मे को काफी गंदी गंदी बातें लिखी थी। जब मे ये सुनती है तो वो काफी गुस्से में आ जाती है और रिवॉर्ड के तौर पर नाजुना को कुछ पैसे दे देती है। वहीं नाजुना उन पैसों से कुछ लेने शॉप पर गई थी और अब वापस कासल में जाती है, जहां उसकी मुलाकात अयुकी से होती है, जो एक स्काउट थी और अभी अभी सरफेस से लौट कर आई थी। नाजुना उससे पूछती है, अयुकी बाहर के हालचाल कैसे हैं?
क्या तुमने आज किसी मॉन्स्टर से फाइट की? पर अयुकी उसे बताती है कि बाहर कोई मॉन्स्टर नहीं है। नाजुना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आगे अयुकी नाजुना को एक लेटर दिखाती है, जिसे देखकर नाजुना उसे शाबाशी देने लगती है। फिर इधर हम लाइट को देखते हैं, जो अभी भी जैक के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे पर मुक्के बरसाना शुरू करते हैं। इधर अब नाजुना के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो लाइट के थ्रोन पर जाती है, जहाँ लाइट बैठता है। वो वहाँ अपनी फैंटेसी करना शुरू करती है, लेकिन गलती से उसने एक मूर्ति का पैर तोड़ दिया और जल्दी से उसे जोड़कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ लाइट और जैक अभी भी ड्यूल कर रहे थे। वे डंजन में थे और अब रेस्ट करने के लिए नहाने जाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। जैक सबसे पहले लाइट से कहता है, मास्टर, अब हमें सरफेस पर जाना होगा। पर लाइट सरफेस का नाम सुनते ही अपने पुराने बेट्रैली को याद करता है। वो बोलता है, हाँ जैक, मुझे सरफेस पर जाना होगा ताकि मैं अपना रिवेंज कंप्लीट कर सकूं। पर अब मैं अपना गार्ड हमेशा ऊपर रखूंगा ताकि कोई मुझे दोबारा धोखा ना दे पाए। और वैसे भी मुझे अपना रिवेंज पूरा करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हेडमेड मेई और बाकी मेड्स को पता चल चुका था कि वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब बाकी मेड्स मेई को देखकर डर चुकी थी। मेई पूछती है, आखिरकार तुमने अपने लेटर में मुझे गालियाँ क्यों दी? वो बोलती है, सॉरी, वो तो मिस्टेक हो गई थी। मेई गुस्से में उन्हें डांटना शुरू करती है और पनिशमेंट देती है। अब तुम लाइट के पूरे हॉल को खुद साफ करोगी, वो भी बिना किसी मैजिक के। वो बोलती है, क्या बिना मैजिक के? मेई कहती है, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है? वो बोलती है, नहीं हेडमेड मेई, बिल्कुल भी नहीं। अब वो सभी वहाँ से निकल जाती हैं क्योंकि वो मेई से बहुत डरती हैं। अब हम नाजुना को देखते हैं, जो सिटी में थी, लेकिन तभी उसके पीछे से एली आती है और अब वो दोनों बातचीत शुरू करती हैं। एली को लाइट के काम में जाना था, इसलिए वो उसके पीछे चलती है। नाजुना बोलती है, मेरा तो बस एक ही सपना है कि मुझे लॉर्ड लाइट के साथ डिनर करना है। एली कहती है, हाँ मेरा भी वही सपना है और मुझे उनकी सोर्ड के साथ भी खेलना है। नाजुना पूछती है, सोर्ड आखिर ये चीज क्या होती है? क्योंकि नाजुना थोड़ी बहुत भोली थी। एली एक मैजिशियन थी जो मैजिक का यूज करती थी, जबकि नाजुना एक वॉरियर थी और स्वॉर्ड्समैनशिप में बहुत बेहतरीन थी। रात के समय सभी मेड्स फिर से मीटिंग करती हैं। अरे नहीं यार, उस मेई को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया, क्यों ना हम उसे पॉइजन दे दें। अरे नहीं, वो पॉइजन से इम्यून है, तो अब क्या करें? सभी को मी से जलन होती है क्योंकि वो 24 घंटे लाइट के साथ रहती है। बाद में उन्हें पता चलता है कि मे ही वो फर्स्ट कार्ड थी जिसे लाइट ने अपनी अनलिमिटेड गाचा से समन किया था। ये सुनकर सब और ज्यादा पागल हो जाती हैं। तभी मे खुद वहाँ आ जाती है और बोलती है, लगता है तुम मेरे बारे में कुछ बोल रही थी। तो वो सब बोलती है, अरे नहीं हेडमेड, हम तो ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी। मैं उन्हें बताती है कि जब लाइट ने उसे समन किया था तब उनके पास कुछ करने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी ऐसा वैसा कुछ किया ही नहीं। ये सुनकर मेड्स थोड़ी राहत महसूस करती हैं, लेकिन फिर भी उससे डरती रहती हैं। वो कहती हैं, प्लीज मे, हमें मत मारो, हम तो तुम्हारे पालतू डॉग जैसे हैं। मैं उन्हें फिर से पनिशमेंट देती है। अब तुम्हें लाइट के थ्रोन रूम को भी साफ करना होगा, वो भी बिना मैजिक के। वो बोलती है, क्या इतना सब कुछ? मैं बोलती है, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। इसके बाद सभी मेड्स थ्रोन रूम में पहुंचती हैं और सफाई शुरू करती हैं। लेकिन जब एक मेड थ्रोन साफ कर रही थी तो गलती से एक मूर्ति का पीस टूट जाता है। सभी शॉक्ड रह जाती हैं। वहीं नजूना सोने की तैयारी कर रही थी क्योंकि कल सुबह उसे लाइट के साथ मिशन पर जाना था। वो सोचती है, अब मुझे लॉर्ड लाइट को खुश करना होगा क्योंकि कल मुझे उनके साथ ट्रेनिंग पर जाना है। अगली सुबह लाइट डंजन में जाता है और वहाँ नजूना, अयुकी और एली से मिलता है। वे लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे सरफेस तक जाएंगे क्योंकि आज लाइट अपना रिवेंज पूरा करने वाला है। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा हेलहाउंड आ जाता है। लाइट उसे देखता है और अपना खौफनाक पास्ट याद करता है क्योंकि जब उसके पास कोई पावर नहीं थी तब भी हेलहाउंड आया था। पर अब लाइट की किस्मत बदल चुकी है। जब सभी लड़कियां हेलहाउंड को देखते हैं तो वे काफी गुस्से में आ जाती हैं। उनका ओवरऑल लेवल काफी हाई था। उन तीनों की पावर देखकर हेलहाउंड डर जाता है और घुटने टेक देता है, लेकिन लाइट उन्हें रुकने के लिए बोलता है। वो हेलहाउंड के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम डर चुके हो? तुम डरो नहीं और यहाँ से निकल जाओ। अब लाइट मन ही मन सोचता है, तो क्या अब तुम तीनों सरफेस पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो? सब बोलते हैं, हाँ मास्टर लाइट, हम बिल्कुल रेडी हैं। अब लाइट और बाकी लोग अपना बदला पूरा करने के लिए निकल चुके थे। शायद अब वो वक्त आ चुका था जिसका इंतजार मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। लाइट बोलता है, अब मैं अपना बदला ले सकता हूँ। इसके बाद हम इधर सिटी ऑफ बीस्ट को देखते हैं, जहाँ गरु और उसके गुंडे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो भी अब थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वहाँ सभी बीस्ट मेंस उसकी तारीफ कर रहे थे, यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसे अपना गॉड भी मानते थे और गरु को ये काफी अच्छा लगता है।
वो आगे बढ़ना शुरू करता है और सोचता है, हाँ वैसे ही मेरा तारीफ करते रहो छोटे लोग। लेकिन तभी उसकी नजर एक ह्यूमन लड़के पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है और बोलता है, ओ ये सड़क के कचरे, और इतना कहकर उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे बेचारा लड़का दूर जाकर गिरता है। फिर गरु उस पर थूकता है और उसे बोलता है, तुम गंदे ह्यूमंस, मेरी नजर से दूर रहो। उसके बाद वो अपनी गैंग के साथ एक बार में जाता है और सभी लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। एक बीस्ट मैन बोलता है, वाह बॉस, आपका तो पीने का अंदाज भी आपकी तरह कमाल है। फिर एक और बीस्ट मैन चिल्लाकर बोलता है, और शराब लाओ मेरे बॉस के लिए, और सबसे अच्छी वाली लाना। और गरु को ये सभी चीजें काफी पसंद आ रही थीं। वो उनसे बोलता है, तुम्हें जितना भी खाना है खा लो, क्योंकि आज की पार्टी मेरी तरफ से है। जिस पर सब बोलते हैं, थैंक यू बॉस आज के पार्टी के लिए। फिर गरु बोलता है, जो चाहे वो मंगवा लो, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। एक बीस्टमैन कहता है कि विश्वास नहीं होता कि अब हमारे बॉस यानी गरु वुल्फमैन ट्राइब का वाइस कमांडर बन चुका है, और अगर ऐसा ही गरु का इन्फ्लुएंस आगे भी रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन की वो वुल्फ क्लैन का लीडर भी बन जाएगा। और सभी लोग इस चीज को देखकर काफी एक्साइट हो चुके थे, यहाँ तक कि गरु भी इस बात को सुनकर अब काफी खुश हो चुका था। सभी बाकी बीस्टमैन उससे पूछते हैं कि मास्टर गारू, आखिरकार आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? गरु बोलता है, इसके लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी, यहाँ तक कि तुम्हें एडवेंचर गिल्ड की अच्छी अच्छी जॉब्स को भी चुनना होगा। बाकी सब बोलते हैं, हाँ मास्टर गारो, जैसे कि आपने वो 3 साल पहले की जॉब चुनी थी, क्योंकि उसके बाद ही आपकी तकदीर चेंज हो गई। आखिरकार वो जॉब किस बारे में थी? जिस पर एक बीस्टमैन बोलता है कि अरे तुम पागल हो क्या, वो एक नेशनल सीक्रेट था, इसलिए मास्टर गरु तुम्हें उस चीज को नहीं बता सकते। वो बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, सॉरी मास्टर गरु। गरु बोलता है, अरे कोई बात नहीं, तुम जितना पी सकते हो उतना पियो। और अब इसके बाद वो लोग मजे करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी गरु को अपने 3 साल पहले की उसी जॉब के बारे में याद आता है, जिससे कि वो इतना ज्यादा अमीर हो चुका था, और वो कोई और जॉब नहीं बल्कि लाइट को धोखा देकर मारने वाली ही जॉब थी। वो अपने मन में सोचता है, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक बच्चे को मारने के लिए मुझे इतने सारे पैसे मिले थे। पर मुझे एक बात परेशान करती है कि साला लाइट वहाँ टेलीपोर्ट होकर कहाँ चला गया। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ उसके बचने का कोई तरीका नहीं था, मतलब कि साला लाइट मर ही गया होगा। पर मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इस वर्ल्ड के हर बड़े लोगों ने ऐसा जॉब क्यों दिया था और आखिरकार उनका मकसद क्या था। फिर वो लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी ह्यूमन लड़की आती है और बोलती है, माफ करना, मैं तुम्हारे पार्टी के बीच तुम्हें परेशान कर रही हूँ। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मे होती है। उसके बाद मे गरु से पूछना शुरू करती है, लॉर्ड गरु, मुझे पता है कि आप भी उसी ट्राइब में थे जिसमें कि लाइट शामिल था। गरु बोलता है, अरे हाँ, मैं भी उसी में शामिल था और लाइट मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मे बोलती है, मैं लॉर्ड लाइट की मेड थी। और क्या आपको पता है कि जो लाइट है वह नोबल ब्लड था? गरु बोलता है, क्या वह नोबल ब्लड था? मे बोलती है, हाँ ऐसा ही है, पर मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। गरु बोला, हाँ तुम बोल सकती हो। मे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर कि लॉर्ड लाइट ने अपनी आखिरी सांसें ली थीं। गरु बोलता है, तो क्या ऐसा है? ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर गारू अपने मन में सोचता है कि क्या उसे मई की मदद करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि लाइट के सीक्रेट के बारे में सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को ही पता है, जिन्होंने कि लाइट को मारने का ऑर्डर दिया था। लेकिन अब वो मे के बारे में सोचता है। लेकिन तभी मे उसे बोलती है, मैं ये काम फ्री में नहीं करवा रही हूँ, इसके बदले में मैं आपको कुछ गोल्ड कॉइन दे दूंगी। और जब वो लोग गोल्ड देखते हैं तो वो लोग एकदम बौखला जाते हैं, और अब वो लोग फाइनली ऐसा करने के लिए वो लोग मान जाते हैं। और अब गरु भी बोल देता है, हाँ ठीक है, वह मेरा काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन गरु अपने मन में सोचता है कि उसे किसी भी तरह ये मिशन कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि अगर ये लड़की उसके लिए ट्रैप सेट कर रही है तो वैसे भी वो तो एक ह्यूमन ही है और उसके पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं होगी। और अब इसीलिए गरु और उसके गुंडे ऐसा करने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे अब वो लोग एबिस डंजन की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी गरु मे को देखता है। उसे पता चलता है कि धीरे धीरे करके उसका मना एकदम खत्म हो रहा है। वो अपने मन में प्लान बनाता है कि वो उसे भी अब बेस तक ले जाएगा और उसके बाद मे को खत्म करके उसके साथ बहुत बुरे काम करेगा। और अब वो ये सब सोचकर काफी एक्साइटेड हो चुका था और अब वह आगे आगे बढ़ता है। तभी गरु मे को बोलता है, हाँ तो यही वो जगह थी जहाँ पर कि मेरे दोस्त यानी कि लाइट ने अपनी आखिरी सांस ली थी। मे बोलती है, तो क्या सच में यही वो जगह थी? गरु बोलता है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर के झुंड ने अटैक कर दिया था और यहाँ तक कि मैं भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ताकतवर था। फिर अचानक वो एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप में फंस गया, जिसके बाद हमने उसे दोबारा नहीं देखा।
मे काफी शॉक्ड हो जाती है। वह लाइट के लिए प्रेयर करने लगती है। गरु बोलता है, माफ करना, वह हमला अचानक हुआ था जिसकी वजह से हम उसको बचा नहीं पाए। और इतना कहकर वो अपने पंटर लोग को इशारा देता है, जिस पर बाकी सब एग्जिट को एकदम बंद करके खड़े हो जाते हैं ताकि वे यहाँ पर मे के साथ बहुत बुरे काम कर सकें। लेकिन तभी मई बोलती है, मेरा दिल सच में उनके लिए रो रहा है। मतलब कि तुमने आखिरकार एक ह्यूमन लड़के को बिट्रे कैसे किया? और जब गरु ये सुनता है तो वह काफी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार यह चीज उसको कैसे पता है, जो कि सिर्फ कंकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स के मेंबर्स को पता था। मे बोलती है, काश उस वक्त लॉर्ड लाइट के साथ मैं होती तो उन्हें अपना खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ती और उन्हें कोई बिट्रे भी नहीं करता। और इतने में हम देखते हैं कि अब मे काफी गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि अब जो आदमी उसके सामने आ चुका था उसने लाइट को धोखा दिया था। मतलब कि अब मई काफी गुस्से में आ चुकी थी, इसलिए वो उन लोगों पर अपना माना प्रेशर रिलीज कर देती है। और जब वे सभी लोग उसका माना प्रेशर फील करते हैं तो वे लोग काफी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि आज तक अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने इस प्रकार का प्रेशर कभी भी फील नहीं किया था। और यहाँ तक कि अब मई काफी गुस्से में होती है। वह बोलती है, मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, मई शांत हो जाओ, ऐसा मत करो, क्योंकि गरु मेरा शिकार है। और जब गरु उस वॉइस को सुनता है तो वह काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि लाइट अभी भी जिंदा है। फिर जैसे ही लाइट अपना हुडी निकालता है, वह बोलता है, हेलो गारू, क्या तुमने मुझे पहचाना या नहीं? गरु बोलता है, ये नहीं हो सकता, क्या तुम लाइट हो? लेकिन गरु अभी भी फुल कॉन्फिडेंस में था। उसे पूरा यकीन था कि वो कैसे भी करके लाइट को खत्म कर देगा, क्योंकि उसे पहले से पता था कि लाइट के पास कोई भी पावर नहीं थी। वो उसे बोलता है, हाँ वैसे भी तुम अभी भी वही ह्यूमन हो, वही ह्यूमन जिसके पास कोई भी पावर नहीं होता। और लाइट बस इन चीजों को देख रहा था। वो उसे बोलता है, तो जहाँ तक मुझे लगता था गरु, तुम अभी भी नहीं सुधरे। मुझे पता है तुम्हारे मन में काफी क्वेश्चंस होंगे, आखिरकार मैं कैसे बचा, मैं मई को कैसे जानता हूँ? लेकिन गरु काफी देर से गुस्से में था। वो बोलता है, मैं तुझे बारी बारी करके खत्म कर दूंगा। क्या तुम्हें पता है तुम दोनों सिर्फ 2 ह्यूमंस हो और मेरी यहाँ पर पूरी गैंग है। मैं कोई 15 लेवल का ह्यूमन नहीं हूँ, बल्कि मेरा लेवल 150 का है। और जो मेरे दोस्त हैं उन सभी का लेवल 130 से ऊपर का है। इसलिए हम तुम्हें एक के बाद एक करके खत्म कर देंगे। तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो, वो भी एक बेकार गिफ्ट पावर के साथ। और अब वो काफी गुस्से में आ चुका था। लेकिन तभी लाइट उसे बोलता है, हाँ लगता है तुम अभी भी नहीं सुधरे। और अब वे सभी काफी गुस्से में आ चुके थे। और तभी हम देखते हैं कुछ बीस्टमैन लाइट पर हमला कर देते हैं। जैसे ही वो लाइट के पास पहुंचने वाले ही होते हैं कि वहाँ मे आकर 1 सेकंड में ही उनकी गर्दन काट कर रख देती है। और जब गरु और बाकी लोग ये देखते हैं तो वे लोग काफी शॉक्ड होते हैं। मे बोलती है, जो भी मास्टर को धमकी देगा उसका हाल ऐसा ही होगा। इतने में ही लाइट मे से बोलता है, मे थैंक यू, पर मेरे लिए तुम्हारे पास एक और काम है। प्लीज इस डंजन के एग्जिट पर नजर रखना, वहाँ से कोई भी न जा पाए। मे खुश होकर बोलती है, ओके मास्टर लाइट, मैं इसका ध्यान रखूंगी। और अब वो वहाँ पर चली जाती है। इतने में ही गरु थोड़ा डर भी रहा था, थोड़ा बहुत गुस्से में भी था। वो अपने बाकी लोगों को बोलता है, ध्यान से इससे बचकर रहना। और यहाँ तक कि गरु को भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार अभी अभी क्या हुआ। लेकिन अब बस उसका एक ही मकसद था कि उसे किसी भी तरह से लाइट को खत्म करना है। वो अपने लोगों को ऑर्डर दे देता है, तुम बस एक काम करना और मेरे साथ रहना, क्योंकि ह्यूमंस किसी भी काम के नहीं होते। इतने में ही लाइट उसे बोलता है, गरु तुम अभी भी सुधरे नहीं, मतलब कि तुम अभी भी ह्यूमंस को कमजोर समझते हो। गरु बोलता है, क्या मतलब कि मैं अभी भी सुधरा नहीं? क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ ये रियलिटी है। हर कोई ह्यूमन हम वेयरवुल्फ से काफी घटिया होते हैं। और ऐसा कहने के बाद सभी बीस्टमैन लाइट को घेर लेते हैं और हमला कर देते हैं। सभी लोग उसके खून के प्यासे थे, लेकिन 1 सेकंड में ही लाइट उन सभी को मारकर रख देता है। और यहाँ तक कि किसी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार उनके साथ पिछले 1 सेकंड में क्या हुआ। लाइट गरु के पास आता है और वो उसे बोलता है, गरु आखिरकार अब तुम्हारा मानना क्या है? क्या मैं अभी भी वही कमजोर लाइट हूँ? गरु गुर्राते हुए बोलता है, बेवकूफ इंसान, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और इतना कहकर वह सबसे पहले थोड़ा बहुत पीछे हटता है और अपने पॉकेट में से एक समनिंग बॉल निकालता है। और वह बोलता है, अब मैं अपना वेपन यूज करने वाला हूँ। और इतना कहकर वह उस बॉल को नीचे पटक देता है, जिससे वहाँ एक फेनरिर मॉन्स्टर समन हो जाता है। और उसका लेवल काफी खतरनाक था। और अब गरु कॉन्फिडेंस में बोलता है, बच्चे अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मुझे काफी मजा आएगा। और फिर यहाँ हमें उस मॉन्स्टर का लेवल दिखाया जाता है, जो होता है 500। गरु हंसते हुए बोलता है, ये मेरा ट्रम्प कार्ड है, मतलब कि एक 500 लेवल वाला फेनरिर मॉन्स्टर।
इतने में ही लाइट भी काफी एक्साइट हो जाता है। वो बोलता है, देखो मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलता हूँ, मैं अपने स्पॉट से बिल्कुल भी नहीं हटूंगा और जल्दी से तुम मेरे ऊपर अटैक कर दो। और अब इतना सुनने के बाद गरु का वो फेनरिड मॉन्स्टर लाइट पर अटैक कर देता है। वह उस पर एक बहुत पावरफुल ब्लास्ट मैजिक का यूज कर देता है, लेकिन जब वहाँ से धुआं छंटता है तो पता चलता है कि लाइट को कुछ भी नहीं हुआ। और अब जब गरु ये देखता है तो वह काफी शॉक्ड हो जाता है। लाइट बोलता है, अब मेरी बारी है, तुम उस कुत्ते को फेनरियर बोल रहे हो, तो ये देखो ये असली चीज है। फिर वो अपनी अनलिमिटेड गाचा पावर का यूज करता है और वहाँ पर अपना फेनरियर मॉन्स्टर समन कर देता है। और वह कोई नॉर्मल फेनरियर मॉन्स्टर नहीं बल्कि अल्ट्रा रेयर एक 9000 लेवल का फेनरियर मॉन्स्टर होता है। और वह मॉन्स्टर काफी खतरनाक भी होता है। और उसके बाद वह फेनरियर मॉन्स्टर गरु के मॉन्स्टर पर बस अपनी ब्रेथ का यूज करता है और 1 सेकंड में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार अभी अभी यहाँ क्या हुआ। यहाँ तक कि गरु अब रोना शुरू कर देता है। क्यों आखिरकार एक 500 लेवल का मॉन्स्टर इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है। और अब उसे साफ साफ लाइट से काफी डर लगने लगता है। और इतने में ही लाइट अपना एक्चुअल लेवल उसके सामने रख देता है। और जब गरु उसका लेवल देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या इस बच्चे का लेवल 9999 का है? उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन इस लेवल तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि ह्यूमंस का मैक्स लेवल तो सिर्फ 100 का होता है। और अब वो काफी शॉक्ड हो चुका था, यहाँ तक कि अब वो उससे माफी की भीख मांगता है। और अब उसे पता चल चुका था कि लाइट काफी खतरनाक हो चुका है और वह उसे 1 सेकंड में ही खत्म कर सकता है। और इतने में ही वह लाइट से बोलता है, मुझे पता है तुम 3 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे, तुम्हारी हाइट और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला, ऐसा क्यों? इतने में ही लाइट उसे बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यूथ ब्रेसलेट पहना है और क्योंकि मैं उस दिन की किसी भी चीज को भूलना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने उस यूथ ब्रेसलेट को पहना। और अब गरु की एकदम हालत खराब हो चुकी थी। वो अपने मन में कहता है, अगर ऐसा ही चला तो यह मुझे खत्म कर देगा। फिर वो बोलता है, लाइट प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस नॉवेल्स के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। और हाँ लाइट, मेरे पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया वो उनके कहने पर किया, कृपया मुझे माफ कर दो। लाइट बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, आखिरकार तुम्हारे मास्टर्स कौन हैं? गारू बोलता है, वो ऊपर की दुनिया के बड़े लोग हैं जिनके पास बड़े अमाउंट में एनर्जी होती है, लेकिन उनका नाम क्या है इसके बारे में मुझे नहीं पता। ये सुनकर लाइट काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन गरु बोलता है, सच कहता हूँ मुझे इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लाइट बोलता है, अच्छा तो बाकी वुल्व्स, क्या तुम्हें कुछ पता है? वो बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे भी। लेकिन तभी मैं उन लोगों को 1 सेकंड में ही 1000 टुकड़े कर देती है और वह उन लोगों से बोलती है, आखिरकार तुम्हें क्या जरूरत थी मास्टर से झूठ बोलने की? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले ही अपनी आई जजमेंट एबिलिटी का यूज कर दिया था और उनमें से हर कोई वुल्फ झूठ बोल रहा था, इसलिए मई को न चाहते हुए भी उन लोगों को खत्म करना पड़ा। और अब गरु तो इन सब चीजों को देखकर बिल्कुल टूट चुका था, मतलब कि जोर जोर से रोने लग गया था। फिर लाइट गरु से कहता है, तुमने तो हमारी ताकत देखी, तो तुम्हें क्या लगता है अगर हम तुम्हारे वर्ल्ड के उन बड़े लोगों से बैटल करें तो क्या हम जीत सकते हैं या नहीं? और हाँ, ध्यान रहे जो कुछ भी तुम बोलो वो सच होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी अपनी आई जजमेंट एबिलिटी यूज कर रही है। अब इस बात को सुनकर गरु काफी डर चुका था और यहाँ तक कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो बोलता है, मास्टर लाइट, आप काफी स्ट्रांग हो, पर आप सिर्फ एक पर्सन हो और वो बड़े नॉवल लोग पूरी की पूरी गैंग है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप उनसे जीत सकते हो। और अब लाइट इस बात को सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, हाँ तो ठीक है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। तो वो गरु से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए और सवाल है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ आना होगा। गरु बोलता है, क्या मुझे आपके साथ आना होगा? और अब इसके बाद लाइट टेलीपोर्ट स्पेल का यूज करता है और गारू को अपने किंगडम में वहाँ ले आता है। और अब गरु, लाइट और मैं फाइनली लाइट के किंगडम तक पहुँच चुके थे। और जब गरु उसका किंगडम देखता है तो वह काफी शॉक्ड हो जाता है, मतलब कि वहाँ बहुत सारे लोग उनका वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं और वहाँ डेमी गॉड, डेमी ह्यूमन, रोबोट्स और बाकी लोग भी थे और उनमें से हर कोई लाइट की बहुत इज्जत करता था। और अब लाइट और मई आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर ये देखकर तो गरु की हालत ही खराब हो चुकी थी। अब लाइट आगे बढ़ता है और वह फाइनली अपने थ्रोन पर बैठ चुका था। सभी लोग उसकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। लाइट उन सभी से बोलता है, अब तुम सभी अपने सिर उठा सकते हो। और अब जब उसके बाद गरु बाकी लोगों के लेवल चेक करता है तो वह काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उनमें से हर किसी का लेवल 4 अंकों में था। यहाँ तक कि जो लोवेस्ट रैंक के थे उनका लेवल भी 1500 था। और अब गारू इस विजन को देखकर बहुत शॉक्ड हो चुका था। यहाँ तक कि 4 बंदों का लेवल 9999 था। गरु अपने मन में सोचता है, क्या कोई ह्यूमन इतना कुछ कर सकता
लगता है। और अब लाइट गारू से फिर से क्वेश्चन पूछता है, तो गारू आखिरकार अब तुम्हारा मानना क्या है? क्या मैं तुम्हारे उन नोबल बड़े लोगों को हरा सकता हूँ या नहीं? और अब जब गरु बाकी लोगों के लेवल्स देखता है तो उसका शरीर कांप जाता है। मतलब कि इस सीन में वो हमारी दुनिया के कुत्तों जैसा दिख रहा होता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन इतना स्ट्रांग भी हो सकता है और लाइट ने ये पूरी किंगडम खुद बनाई है। वह अपने मन में कहता है, ये मॉन्स्टर किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही क्रिएट किया है। वो चाहे तो एक झटके में दुनिया खत्म कर सकता है। ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। फिर बोलता है, क्या तुम गॉड बनने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर लाइट कहता है, हाँ शायद मैं गॉड हो सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी गिफ्ट है, अनलिमिटेड गाचा। और अब लाइट डिसाइड करता है कि वह सरफेस पर जाएगा जहाँ पर वह उन बड़े लोगों से वॉर छेड़ेगा। और अब लाइट अपनी आर्मी से कहता है, तो क्या अब तुम लोग रेडी हो एक वॉर के लिए? अब हम इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ लाइट आखिरकार अपने गांव जा रहा होता है। वो बहुत खुश होता है और बोलता है कि आयरू, यूमे और मॉम, डैड, मैं आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। लाइट तो सीधा दौड़कर अपने घर के पास आता है और हम देखते हैं कि उसका घर और पूरा गाँव पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। मतलब कि सब लोग मारे जा चुके होते हैं। ये देखकर लाइट की तो हालत खराब हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइट सबकी कब्रों पर फूल चढ़ाकर थोड़ा बहुत राहत लेता है क्योंकि उसके भाई बहनों की लाशें अभी तक नहीं मिली थीं। मतलब वे जरूर कहीं न कहीं जिंदा होंगे और यही उसकी आखिरी उम्मीद है। और इसी दौरान उसका एक साथी गोल्ड कहता है कि अब चलने का वक्त हो गया है, वरना पहले ही दिन हमें ग्राउंड पर खुले में कैंप करने की नौबत आ जाएगी। नमूमू जो उसके बगल में होती है तुरंत उसे डांट देती है कि उनके मास्टर अभी भी अपने परिवार के गम में है और वो इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। मतलब कि तुम्हें मास्टर से इज्जत से बात करनी चाहिए। और इन दोनों की बहस को देखकर लाइट मुस्कुराकर सोचता है कि मुझे हमेशा समझ नहीं आता कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं या एक दूसरे के दुश्मन। और हम इन दोनों का कार्ड देखते हैं जहाँ ये दोनों ही 5000 लेवल के होते हैं। एक असैसिन होती है और दूसरा ऑरिक नाइट होता है। गोल्ड बोलता है कि मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें भी असली बिस्तर पर सोना ज्यादा पसंद आएगा बजाय कैंप में। नामुमू जवाब देती है कि मुझे अपने साथ मत जोड़ो। वो कहती है कि वो लाइट के साथ हर जगह रह सकती है, चाहे उन्हें घास पर सोना पड़े या किसी दलदल में। गोल्ड भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो कहता है कि अगर मुझे भी लॉर्ड के साथ रहना होगा तो मैं भी सबसे ठंडी पहाड़ियों और सबसे गर्म लावा में भी रह सकता हूँ क्योंकि मेरी वफादारी किसी भी गोल्ड से ज्यादा चमकीली है। आखिर मुझे एरिक नाइट यूं ही नहीं कहा जाता, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि मास्टर खराब नींद की वजह से थक जाए तो हमें कैंपिंग से बचना चाहिए। नमूमू मान जाती है कि वो सही बोल रहा है। लाइट फिर कहता है कि ठहरने की चिंता बाद में करेंगे, अभी तो बस इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने पर ध्यान देंगे। हालांकि उन्हें पता है कि उनकी सेना ग्राउंड की दुनिया से मुकाबला कर सकती है, लेकिन बिना सोचे समझे वॉर में कूदना बेवकूफी होगी। गोल्ड सहमति में बोलता है कि अगर इंसान अपने दुश्मन और खुद को जान ले तो 100 लड़ाइयों में भी उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। नमूमू पूछती है कि क्या अब हमारा मोटिव हर देश की मिलिट्री पावर के बारे में जानना है, जिस पर लाइट हमें जवाब देता है। वो मानता है कि उसके गांव के तबाह होने की वजह वही बड़े लोग यानी माइस्ट्रो होने के शक से जुड़ी है। और मैं बता दूं कि ये माइस्ट्रो वही हैं जिन्हें ढूंढने के लिए वो बड़े अमीर लोग लाइट को मरवाए थे। मतलब कि उनको लगा था कि लाइट ही माइस्ट्रो है, लेकिन लाइट जानना चाहता है कि आखिर माइस्ट्रो है क्या जिसके लिए इतनी खून खराबा किया जा रहा है। ये सोचते ही उसका खून खौल उठता है और उसके पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगती है। लाइट कहता है कि अगर सच्चाई वाकई इतनी गंदी और बुरी निकली तो वो इस पूरी दुनिया को जलता हुआ हेलस्केप बना देगा। नमूमू भी उसे इस हालत में देखकर थोड़ी डर जाती है और गोल्ड उसे समझाता है कि आपको इस तरह का गुस्सा दबाना होगा जब हम टाउन में हों, वरना किसी की जान भी जा सकती है। लाइट खुद को शांत करता है और माफी मांगता है और कहता है कि वो ध्यान रखेगा। इसके बाद वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके फूल्स मास्क निकालता है और अपने चेहरे पर पहन लेता है ताकि पहचान छिपी रहे। फिर वो अपने माता पिता को अलविदा कहता है और अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक जंगल के ऊपर उड़कर जा रहे होते हैं। उड़ते हुए नमूमू पूछती है कि अब दागस में उनका पहला काम क्या होगा, जिस पर लाइट याद दिलाता है कि सतह पर उसका नाम लाइट नहीं बल्कि डार्क है। नमूमू तुरंत अपनी गलती मानकर माफी मांगती है। गोल्ड कहता है कि साफ बात है, अगर उन्होंने असली नाम इस्तेमाल किया तो कंकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स उन्हें पकड़ लेगा। लाइट बताता है कि अब उसका प्लान है डार्क के नाम से एडवेंचरर बनना और क्वेस्ट्स करके अपना रैंक बढ़ाना,
क्योंकि इससे उसे बड़ी मछलियों से भी जानकारी निकलवाना आसान होगा। गोल्ड और नमूमू दोनों सहमत होते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर एक शहर दिखाई देता है। लाइट तय करता है कि अब वो नीचे उतरेंगे और पैदल आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि कुछ ड्वार्फ्स एक इंसान की गाड़ी लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वो आदमी उनसे बस इतना कहता है कि उसके बेटे को नुकसान मत पहुंचाना, लेकिन ड्वार्फ्स के इरादे अच्छे नहीं लगते। लाइट देखता है कि सतह की दुनिया इतनी सिविलाइज नहीं है। उसी वक्त गोल्ड की चमकदार आर्मर ड्वार्फ्स का ध्यान खींच लेती है। नमूमू फिर से उसे डांट देती है, लेकिन गोल्ड बस हंस देता है और कहता है अरेक नाइट की पहचान ही उसकी चमक है। ड्वार्फ्स उन्हें धमकी देते हैं कि सामने आओ, वरना वो इंसान और उसके बेटे को मार देंगे। लाइट बस एक शब्द बोलता है और कुछ सेकंड में सारे ड्वार्फ्स गोल्ड और नमूमू द्वारा बांध दिए जाते हैं। वो आदमी और उसका बेटा उनकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। वो लाइट को धन्यवाद देता है और उन्हें डागस तक अपनी कैरेज में छोड़ने का ऑफर देता है। रास्ते में उस आदमी का बेटा खुश होकर कहता है कि उसने कभी ऐसे इंसान नहीं देखे जो ड्वार्फ्स को इतनी जल्दी हरा दें। जरूर ये लोग बहुत स्ट्रांग होंगे। सुंदर लड़की और चमकीले आदमी। नमूमू बोलती है कि हम तो कुछ भी नहीं, हमारे लॉर्ड डार्क तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम लोग डागस जा रहे हो, इसका मतलब तुम वहाँ का डंजन एक्सप्लोर करना चाहते हो। लगता है कि तुम लोग बहुत मशहूर एडवेंचरर पार्टी हो। जिस पर लाइट कहता है कि हम बस एडवेंचरर बनना चाहते हैं, अब तक ऑफिशियल नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटे शॉक्ड हो जाते हैं। लाइट कहता है कि हम इसलिए ही हमारा नाम गिल्ड में रजिस्टर करने जा रहे हैं। आदमी बोलता है कि तो तुम सही जगह जा रहे हो और बताता है कि उनका शहर दागास ड्वार्फ किंगडम के दक्षिणी छोर पर है, जहाँ से ह्यूमन किंगडम और एल्वन क्विंगडम की सीमाएं लगती हैं। तीनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं, लेकिन डंजन की वजह से शहर बहुत शांत है। वो कहता है कि यहाँ कई इंसान भी आते हैं, जिससे उसे अपने होटल का काम चलाने में आसानी होती है। इसके बाद हम दूर दगस टाउन को देखते हैं। वहाँ पहुंचकर वो सब गेट पर उतर जाते हैं। आदमी बोलता है क्या सच में आप यहीं उतर रहे हैं? लाइट बोलता है कि आपकी वजह से हमें ये पता चल गया कि गिल्ड कहाँ है, इसलिए हम यहाँ से अकेले जाना चाहते हैं। फिर आदमी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम कर्नल बताता है और कहता है कि अगर वो रात में रुकना चाहे तो उसके होटल में जरूर आए, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त बेटा बोलता है कि पापा, आपको नहीं लगता कि ये लोग नए होते हुए भी इतने स्ट्रांग हैं? जिस पर वो आदमी भी हाँ में सिर हिलाता है। इधर नमूमू गोल्ड को डांट रही होती है क्योंकि उसकी चमक की वजह से वो लोग वहाँ दिख गए थे। इसके बाद वे बाजार घूमने निकलते हैं। लाइट कहता है कि ये जगह वाकई काफी रौनक लग रही है। गोल्ड नोटिस करता है कि यहाँ हथियारों और कवचों की दुकानें बहुत हैं। लाइट बताता है कि ऐसा एडवेंचरर्स की वजह से है और ड्वार्फ किंगडम का ब्लैक स्मिथिंग में कोई जवाब नहीं। फिर हमें यहाँ टाउन का थोड़ा बहुत सीन दिखाया जाता है। फिर ये लोग फाइनली वहाँ के गिल्ड में पहुँचते हैं। लाइट वहाँ कहता है कि ज्यादातर ह्यूमंस ही एडवेंचरर बनने की चाह रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ह्यूमंस एक ओनीफोल्क को देखकर डरकर वहाँ से चले जाते हैं। जिस पर गोल्ड बोलता है कि ये क्या है मास्टर, मतलब ये लोग दूसरे ट्राइब से इतने डरते क्यों हैं? लाइट सोचता है कि यहाँ भी इंसानों के साथ बुरा बर्ताव होता है। फिर यहाँ नमूमू रिसेप्शनिस्ट पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कैसे मेरे लॉर्ड को F रैंक दे सकती हो? रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हर कोई एक ही रैंक से शुरू करता है मैडम। नमूमू कहती है कि लेकिन हमारे लॉर्ड उससे भी बढ़कर हैं, मतलब कि उनको A रैंक या S रैंक नहीं बल्कि SX यानी सुपर एक्स्ट्रा रैंक होना चाहिए। इसे सुन गोल्ड कहता है कि इससे तो लॉर्ड और भी जोकर लगेंगे। जिस पर नमूमू उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन लाइट अपना सिर झुकाकर कहता है कि मैं अपने साथी के एटीट्यूड के लिए माफी चाहता हूँ और रजिस्टर करने देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसे देखकर नमूमू के तो होश उड़ जाते हैं। बाहर आकर नमूमू बहुत रोने लगती है और कहती है कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ, मतलब मेरी वजह से लॉर्ड डार्क को माफी मांगनी पड़ी। गोल्ड हंसते हुए कहता है कि अरे नमूमू, तुमने तो अपनी ही मजाक बनवा ली। लाइट कहता है अरे गोल्ड, उसे ज्यादा मत चिढ़ाओ। गोल्ड कहता है मैं तो बस सच्चाई बता रहा था मालिक। लाइट कहता है ठीक है नामूमू, इसके बातों से उदास मत हो। लेकिन नामूमू तो और भी ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक होटल में और हम देखते हैं कि ये वही आदमी का होटल होता है जिसे उन्होंने बचाया था। आदमी बोलता है अरे डार्क लॉर्ड, आप आए हो? लाइट बोलता है हाँ, हम यहाँ आपके होटल में रहने आए हैं। आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत करें और कुछ भी चाहिए हो तो बेहिचक बता सकते हैं। जिस पर लाइट कहता है उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे कि मैं आपसे एक मामूली सी गुजारिश करने वाला हूँ। आदमी बोलता है हाँ, आप बता सकते हैं।
लाइट कहता है, मैं पूरा टॉप फ्लोर 1 महीने के लिए किराए पर लेना चाहता हूँ और वहाँ कोई भी यहाँ तक कि स्टाफ भी ना आए। फिर वो उन्हें वहाँ का किराया दे देता है, लेकिन कर्नल पहले पैसे लेने से मना करता है, लेकिन लाइट के जोर देने पर मान जाता है। होटल पहुंचकर लाइट साइलेंट मैजिक जैमिंग और डिटेक्शन लागू करता है ताकि कोई भी सर्वेलेंस या ईव्सड्रॉप न कर सके। सब कुछ सेफ होते ही वो दोनों को आराम करने को कहता है। नमुमू बोलती है कि उसे समझ आता है कि लाइट ऊपरी दुनिया पर एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है, लेकिन उसकी इतनी ताकत होने के बावजूद यहाँ आने में खतरा है, तो वो एबिस में रहकर आदेश दे सकता था। लाइट का हाथ गुस्से में मुट्ठी बन जाता है। वो उसे बीच में रोककर पूछता है कि क्या तुम मुझे मेरे रिवेंज प्लान से बाहर रखना चाहती हो, और यहाँ पर उसके गुस्से से वो रूम हिलने लगता है। नमुमू तुरंत घुटनों पर गिर जाती है और माफी मांगती है कि मैंने हद पार कर दी, भूल जाइए मैंने आपसे कुछ कहा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। लाइट गुस्से में नीचे देखता है, लेकिन तभी गोल्ड हंस पड़ता है और कहता है कि एक सच्चा आदमी अपने बदले को खुद पूरा करता है, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो। लाइट मुस्कुराता है और शांत हो जाता है। फिर नमुमू से माफी मांगता है। नमुमू कहती है कि गलती उसकी थी और वो दोबारा अपनी वफादारी की कसम लेना चाहती है। वो लाइट के पैर को पकड़ लेती है और उसे धीरे से चूम लेती है। ये सम्मान का प्रतीक होता है, लेकिन लाइट को ये बहुत शर्मनाक लगता है। तभी गोल्ड बोल देता है कि थोड़ा अजीब नहीं लग रहा क्या? पूरी जगह सन्नाटा छा जाता है। फिर नमुमू चिल्लाकर उसे डांटती है कि मेरी वफादारी को गंदा मत बनाओ। लाइट चुपचाप पीछे हट जाता है क्योंकि वो उनकी बहस में पड़ना नहीं चाहता। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ ये लोग वहाँ के डंजन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ हमें कुछ दुकानों को दिखाया जाता है। फिर जब ये तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ के सारे लोग इन्हीं को देख रहे होते हैं। उन लोगों को तो गोल्ड चमकदार और नमुमू हॉट लग रही होती है और लाइट को मास्क के साथ देखकर अजीब बच्चा कह रहे होते हैं, जो कि लाइट भी सुन रहा होता है और सोचता है कि ये मास्क मेरी पहचान तो छुपा सकता है, लेकिन शायद बहुत अजीब लग रहा होगा। फिर हम डंजन का सीन देखते हैं और लिटरली वहाँ इतना लंबा लाइन होता है कि क्या ही बताऊं। फिर गोल्ड बोलता है कि यहाँ कोई एल्फ क्यों नहीं दिख रही है। लाइट बताता है कि आजकल एल्फ और ड्वार्फ्स के बीच इस डंजन को लेकर थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा है, इसलिए। नमुमू कहती है, कमाल है मास्टर, आपके पास तो हर चीज की जानकारी होती है, आप तो कमाल के हैं। लाइट कहता है, वैसे नमुमू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे बहुत क्लोज हो रही हो? जिस पर वो कहती है, ये तो मेरी ड्यूटी है कि आपको सुरक्षित रख सकूं। और यहाँ पर तो वो न थोड़ा बहुत लवी डवे हो रही थी। तभी इसी दौरान देखते हैं कि 3 हुडेड लोग लाइन काटकर आगे खड़े हो गए हैं। इनको लाइट और बाकी दोनों भी नोटिस कर लेते हैं। लाइट उनको गौर से देखने लगता है और सोचता है कि यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ। और इधर ये ह्यूमन बच्चे, जिनको वो हुडेड लोगों के पीछे कर दिया था, वो बात कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लोग ह्यूमन थे और कुछ बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए लाइट उन्हें रोकता है और कहता है कि लाइन तोड़ना गलत है। वो आदमी जो सबसे आगे था, वो लाइट को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट शांत रहकर जवाब देता है। पर वो बंदा गुस्से में अपनी तलवार निकालने लगता है कि उसका साथी उसे रोककर यहाँ सीन क्रिएट करने से मना कर देता है। आखिर में वो लोग पीछे हटते हैं, लेकिन जाते जाते बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। और इधर बाकी लोग लाइट की तारीफ करते हैं कि उसने सही काम किया। इसके थोड़ी देर बाद फाइनली उनकी बारी आती है अंदर जाने के लिए। अंदर जाने के बाद वो लोग वहाँ एक अलग ही दुनिया को देखते हैं। गोल्ड बोलता है कि क्या खूबसूरत नजारा है। नमुमू बोलती है कि मुझे यहाँ आसपास कोई भी महसूस नहीं हो रहा। जिस पर लाइट SSR कार्ड्स यानी क्लैरवॉयंस, कंसील और फ्लोटिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे वे आसानी से उड़कर अगले फ्लोर तक जाने लगते हैं। यहाँ गोल्ड बोलता है कि आपकी शक्तियाँ कभी कभी हमें हैरान कर देती हैं। उसी के साथ नमुमू भी बोलती है कि गोल्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर अभी जो उसने कहा वो सही है, मतलब कि आप तो हमें हर पॉइंट पर चौंका देते हो। फिर यहाँ नीचे हम कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं और वो हुडेड आदमी जो पहले लाइन में था, मॉन्स्टर्स को काटते हुए खुद को कीटो कहता है, मतलब कि एल्फ किंगडम का सबसे यंग व्हाइट नाइट। और वो वहाँ पर बहुत गुस्से में होता है। तभी उसका साथी उसे शांत होने को कहता है, लेकिन कीटो उस पर अपनी तलवार रखकर गुस्से में कहता है कि जिन लोगों ने उसे नीचा दिखाया वो सबको कुचल देगा। और वो बताता है कि वो एक मेस्ट्रो का असली वंशज है, मतलब जिसके पास मेस्ट्रो का खून है। फिर हमको उसका लेवल दिखाया जाता है जो होता है 1500 का। दूसरी ओर लाइट कई ऑर्क्स को हरा देता है और अपने साथियों से मैजिक जेम्स इकट्ठा करने को कहता है। नमुमू कहती है कि क्या इसके बाद हम डंजन से बाहर जाएंगे क्या मास्टर? लाइट बोलता है, हाँ अच्छा आइडिया है, इतनी लड़ाई से मैं काफी गंदा हो गया हूँ। जिस पर नमुमू खुश होकर कहती है कि सही है, मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूंगी, आपके शरीर का हर हिस्सा धो दूंगी। फिर गोल्ड बोलने लगता है कि अगर चाहो तो तुम मुझे भी साफ कर सकती हो। जो सुनकर नमुमू उस पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमसे
किसने पूछा है। फिर देखते देखते शाम हो जाती है। लौटते वक्त वो पहले मिले किड्स पार्टी को गॉब्लिन से लड़ते देखता है। वो बच्चे बहुत अच्छे से गॉब्लिन्स को हरा रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है कि चलो इनके पावर जेम्स को कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो लोग एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि लाइट और बाकी दोनों उनके पीछे खड़े होते हैं। एक बच्चा बोलता है कि आप तो वही हो ना जो डंजन के बाहर मिले थे। लाइट बोलता है कि तुम्हें और सावधान रहना चाहिए क्योंकि दुश्मन पर फोकस रखना ही लड़ाई का पहला रूल है, और तुम लोग तो हमको भी देख ही नहीं पाए तो दुश्मनों से कैसे बचोगे। और खुद एक बश स्नेक को रोक देता है जो उन पर हमला करने वाला था। फिर उनको और थोड़ा बहुत ज्ञान देता है, जिसके बाद वो बच्चे उनका धन्यवाद करते हैं। इधर गोल्ड और नामुमू को कुछ अजीब महसूस होता है और लाइट भी कहता है कि शायद हमारे साथ और कोई भी यहाँ है। तभी जंगल की ओर से बहुत सारे बश वोल्फ्स का झुंड उन पर हमला कर देता है। लाइट नोटिस करता है कि ये प्राणी तो गहराई वाले इलाकों में रहते हैं, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बुश वोल्फ्स तो किसी और से जान बचाकर भाग रहे होते हैं। एक बच्चा बोलता है कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी जंगल को चीरते हुए कोई आगे बढ़ रहा होता है। सब बच्चे वो सीन देखकर डर चुके थे। तभी अचानक एक विशाल क्वार्टसिट मंटिस सामने आ जाता है। बच्चों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता क्योंकि ये वही क्वार्टसिट मंटिस थी जिसे 10 साल पहले खत्म कर दिया गया था। तभी एक बच्चा अपनी छोटी बहन मिया से कहता है कि वो उस पर कोई जादू करे ताकि वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाए ताकि सब मिलकर भाग सके। लेकिन तभी लाइट उनसे कहता है कि अगर तुम लोग भागने का सोच रहे हो तो क्या हम लोग खुद उस मेंटिस का शिकार कर लें। इधर गोल्ड निमुमू से कहता है कि शर्त लगा लो, उस कीड़े में काफी दम होगा। जिस पर निमुमू बताती है कि ये करीब लेवल 500 का मेंटिस लग रहा है तो इसका रिवॉर्ड भी काफी अच्छा होगा। इधर उन बच्चों का लीडर उनकी बातों से हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम लोग पागल हो, मतलब कि ये तुम क्या कह रहे हो। इससे लड़ना यानी मौत को दावत देने जैसा है। हमें जल्दी टाउन लौटकर गिल्ड को बताना चाहिए। लेकिन लाइट बस मुस्कुराकर कहता है चिंता मत करो, हम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। इतने में वो मेंटिस उन पर झपट पड़ती है और लाइट कहता है ठीक है, अब इस कीड़े को कुचलने का वक्त आ गया है। फिर गोल्ड सबसे पहले आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से उस मंटिस पर वार करता है। फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई चलती है। थोड़ी देर बाद गोल्ड पीछे हटते हुए कहता है कि कमाल है, इस कीड़े ने मेरे सारे वार झेल लिए बिना किसी खरोंच के। लगता है कि इसकी सिकल्स काफी मजबूत हैं। नमुमू मजाक उड़ाते हुए कहती है कि बस तुम इतने में ही हार मान लिया, रहने दो, तुमसे न हो पाएगा। फिर लाइट अपने गाचा पावर का इस्तेमाल करके एक मैजिक कार्ड निकालता है और उस पर फायर एरो छोड़ता है। लेकिन वो मेंटिस अपनी सिकल्स से उस एरो को रोककर वापस उनकी तरफ फेंक देती है। इस सीन को देखकर बच्चा लीडर मिया से कहता है कि वो कोई स्पेल डालकर उनको मदद करे। लेकिन मिया तो बस हैरान होकर लाइट को देख रही होती है और अचानक पलटकर चिल्लाती है कि भैया, क्या आपने देखा कि उसने बिना कोई स्पेल बोले कॉम्बैट क्लास स्पेल कास्ट किया है। ये तो इंसानों के लिए नामुमकिन है। आप लोग ये देखकर हैरान क्यों नहीं हो रहे। बाकी बच्चे जो थे उन्हें मैजिक का इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए उन्हें ये बात समझ नहीं आती। वो बस कहते हैं कि हमें तुम्हारी बात समझ तो नहीं आई, लेकिन अगर तुम उनकी मदद नहीं करोगी तो हम सब मारे जाएंगे। इधर गोल्ड हंसकर कहता है रिलैक्स गाइस, बस देखो और सीखो। मैं तुम सबको सिखाऊंगा कि बैटलफील्ड पर कैसे हथियार इस्तेमाल करते हैं। वो बच्चों के लीडर से कहता है कि ढाल से बचना और तलवार से वार करना गलत नहीं है, लेकिन ये सबसे बेहतर तरीका भी नहीं। फिर वो बच्चों को पहला सबक देता है और जैसे ही मेंटिस उस पर हमला करती है, गोल्ड बिल्कुल सही समय पर अपनी ढाल आगे रख देता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि मेंटिस की एक सिकल पूरी तरह टूट जाती है और मेंटिस दर्द से चिल्ला उठता है। इधर बच्चे हैरान होकर देखते रह जाते हैं। गोल्ड कहता है देखा, सही टाइम पर किया गया काउंटर तुम्हारी ढाल को हथियार बना देता है। फिर वो दूसरा सबक देता है, जब दुश्मन ऊपर की ओर झुका हो तभी तलवार से वार करो। इतना कहते ही वो मेंटिस की एक टांग काट देता है और कहता है लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ पावर नहीं बल्कि स्किल और क्रिएटिविटी चाहिए। इधर एक बच्चा जिसका नाम गिमरा होता है, वो अब समझ जाता है कि गोल्ड सिर्फ दिखावा करने वाला नहीं बल्कि वाकई में बेहद ताकतवर नाइट है। अब लाइट की बारी आती है और वो फिर से फायर एरो कार्ड निकालता है और उस मेंटिस पर छोड़ता है। लेकिन इस बार जब मेंटिस उसे अपनी सिकल से रोकता है तो वो फायर एरो हवा में दिशा बदलकर उसके पीछे से जाकर लगते हैं। लाइट कहता है इस बार मैंने तीरों पर पूरा कंट्रोल कर रखा है, अब ये उन्हें रोक नहीं सकता। फिर तीर अलग अलग दिशाओं से आकर मेंटिस को लगने लगते हैं। इधर मिया ये देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि एक साथ 30 तीरों को कंट्रोल करना ये तो किसी इंसान के लिए असंभव है। फिर लाइट असेंबल और इंसिनरेट मैजिक का यूज करके मेंटिस की एक और टांग उड़ा देता है। वो कहता है अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया। अब इस मेंटिस को भी पता चल चुका था कि वो यहाँ जीत नहीं सकता, इसलिए वो दहाड़ मारकर यहाँ से भागने लगती है। लाइट कहता है अरे ये तो मेरी सोच से ज्यादा समझदार निकली।
फिर वो एक कार्ड यूज करता है और उस मेंटिस के आगे एक फायरवॉल बना देता है, जिससे मेंटिस का भागने का रास्ता बंद हो जाता है। ये देखकर तो मिया के होश ही उड़ जाते हैं। वो कहने लगती है, अब ये बिना मंत्र बोले टैक्टिकल क्लास स्पेल कास्ट कर रहा है। ये तो एल्व्स के लिए भी मुश्किल है। बच्चे अब मेंटिस को भूलकर मिया को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे इतना पागल कभी नहीं देखा था। इधर अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मेंटिस उड़ने की कोशिश करती है और भागने लगती है, लेकिन तभी लाइट नमूमू को ऑर्डर देता है, जिसे सुन नमूमू एक ऊंची छलांग लगाती है और अपनी डैगर से उस मेंटिस को टुकड़ों में काट देती है। जैसे ही वो नीचे उतरती है, गोल्ड डांट कर कहता है, अरे तूने सारे काम के पार्ट्स तो खराब कर दिए, अब हम इन्हें बेच भी नहीं पाएंगे। नामुमू सिर पकड़कर सोचती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं इसकी भरपाई कैसे करूंगी, हे भगवान। इधर बच्चे अब भी हैरान हैं कि इन तीनों ने सच में क्वार्ट्सट मंटिस को हरा दिया है। कुछ देर बाद सब मिलकर मंटिस का मैजिक जेम ढूंढते हैं ताकि उसे बेचकर रैंक बढ़ा सकें। गिमरा उसे ढूंढ निकालता है और गोल्ड कहता है, शुक्र है ये लाख टुकड़ों में नहीं टूटा। लाइट राहत की सांस लेता है कि जेम मिल गया और कहता है कि अब वो इसे गिल्ड में जमा करके अपने रैंक को बढ़ा सकता है। बच्चा लीडर उनसे पूछता है, क्या तुम किसी मशहूर एडवेंचरर पार्टी से हो? मतलब कि अगर तुम्हें रैंक अप करना है तो शायद तुम लोग बी रैंक या ए रैंक के हो या फिर एस रैंक हो सकते हो। जिस पर लाइट हंसकर कहता है, नहीं, हम तो बस एफ रैंक के हैं और अभी अभी एडवेंचरर बने हैं। बच्चे ये सुनकर जम जाते हैं और कहते हैं, क्या फ्रेश लोगों ने क्वार्ट्सट मंटिस को हरा दिया? फिर मिया एक जादू करती है और एक पानी का गोला बनाती है और कहती है, प्लीज अपने हाथ धो लीजिए। गोल्ड हंसते हुए कहता है, मेरी आर्मर तो हमेशा की तरह चमकदार है, लेकिन मेरे मास्टर के हाथों को सफाई की जरूरत है। लाइट मुस्कुराकर पानी से अपने हाथ धोता है और सबको भी ऐसा करने को कहता है। गिमरा सबसे पहले कूदकर हाथ धोने लगता है, जबकि लीडर उसकी हरकतों से परेशान होता है। लाइट मिया का शुक्रिया अदा करता है कि उसने कीमती माना खर्च करके उन्हें पानी दिया, तो लीडर कहता है, आपने हमारी जान बचाई है, ये तो हमारा फर्ज था। फिर सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं और लीडर कहता है कि वो यहीं कैंप लगाएंगे और लाइट को भी साथ रुकने को कहता है। लाइट मना करता है और कहता है, हम तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहते। लेकिन लीडर कहता है, सूरज डूबने वाला है, रात में घूमना खतरनाक है और मेरी बहन तो बस आपसे मैजिक पर बात करने के लिए बेताब है। लाइट मुस्कुराता है और रुकने के लिए मान जाता है। डिनर के वक्त लाइट बताता है कि उसके माता पिता दोनों ही मेजिस थे। मिया कहती है, ओह तभी तो आप इतने अच्छे मैजिशियन हैं। लाइट मुस्कुराकर कहता है, तुम भी बुरी नहीं हो, मतलब कि तुम भी काफी अच्छा जादू कर लेती हो। मिया शर्माते हुए कहती है, मैं तो बिना स्पेल बोले मैजिक भी नहीं कर सकती और आपकी तरह टैक्टिकल क्लास का मैजिक तो दूर की बात है। जिसे सुन उसका भाई कहता है, मुझे ये मैजिक विजिक कुछ समझ नहीं आता। तो मिया समझाती है, मैजिक 3 क्लास में बटा होता है। पहला कॉम्बैट क्लास स्पेल्स, जैसे फायर एरो या आइस स्वॉर्ड, जो सिर्फ एक दुश्मन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा टैक्टिकल क्लास स्पेल्स, जैसे फायर वॉल, जो बड़े एरिया को कवर करते हैं। और आखिर में स्ट्रेटेजिकल क्लास स्पेल्स, जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे सुनामी, भूकंप या उल्कापिंड। वो आगे बताती है कि ऐसे बड़े स्पेल कई मेज मिलकर ग्रुप में करते हैं और एक साथ मंत्र पढ़ते हैं। एल्व्स, डार्क एल्व्स और डीमन किन के लिए ये आसान होता है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। और लाइट ने ये बिना मंत्र बोले कर दिखाया। ये तो इंसानों में किसी लेजेंड के सिवा कोई और नहीं कर सकता। गोल्ड और नामुमू भी उसकी बात से सहमत होते हैं और मिया की जानकारी की तारीफ करते हैं। मिया का भाई कहता है, मुझे तो मैजिक समझ नहीं आता, पर इतना समझ गया हूँ कि लाइट एक अच्छा इंसान है। वो मिया से कहता है कि उसे डचेस एकेडमी ऑफ मेजक्राफ्ट में दाखिला मिल सकता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैजिक एकेडमी है, और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम भी टैक्टिकल क्लास मैजिक कर पाओगी। लाइट पूछता है, क्या तुम वही जगह की बात कर रहे हो जिसे नॉरेस ने मिलकर बनाई थी, मतलब द प्रिंसिपैलिटी ऑफ द 9? लीडर हमें सिर हिलाता है। गोल्ड कहता है, वाह, मिया तो बहुत टैलेंटेड होगी। लेकिन मिया का भाई दुखी होकर बताता है, हमारे माता पिता महामारी में गुजर गए, इसलिए वो एकेडमी नहीं जा सकी। इसलिए उन्होंने अपनी बचपन की दोस्तों गिमरा और वॉर्डी के साथ ये एडवेंचर पार्टी बनाई ताकि पैसे कमा सकें और एक दिन माया को एकेडमी भेज सकें। लेकिन मिया कहती है, मैं बस तुम लोगों के साथ रहकर खुश हूँ, तो प्लीज कोई पागलपन मत करना। फिर इनके बीच अच्छा खासा बातचीत होने लगती है। लाइट ये सब देख रहा होता है और उसे अपनी छोटी बहन की याद आने लगती है। वो कहता है, सब ठीक होगा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मिया मुस्कुराकर उसे धन्यवाद देती है। फिर लीडर पूछता है, तुम लोगों ने एडवेंचर बनने का क्यों सोचा? लाइट कहता है, मेरे माता पिता आग में मारे गए थे और उससे मुझे भयानक जलने के निशान मिले। और नमूमू जोड़ती है, इसलिए हम एक ऐसा पोषण ढूंढ रहे हैं जो उसके घावों को ठीक कर सके। गोल्ड कहता है, हम दोनों उसके माता पिता के बहुत एहसानमंद हैं, इसलिए उसके साथ सफर कर रहे हैं।
बच्चे ये सुनकर शांत हो जाते हैं। फिर गिमरा माहौल हल्का करने के लिए पूछता है, गोल्ड और नमूमू, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? नमूमू तुरंत गुस्सा होकर कहती है, नहीं, मेरा दिल सिर्फ मास्टर लाइट के लिए है। फिर दोनों झगड़ने लगते हैं और माहौल फिर से हंसी मजाक में बदल जाता है। दूसरी ओर कीटो कुछ ऑर्क्स को मार रहा होता है, जबकि यानक उनके जेम्स इकट्ठा कर रहा होता है। वो बताता है कि ये सब रिसर्च के लिए जरूरी है, ताकि हर रेसेस की ग्रोथ लिमिट को पार करने का तरीका खोजा जा सके, और इसके लिए उन्हें चाहिए प्राइमरी मटेरियल यानी इंसान। काइटो कहता है, तो चलो शिकार शुरू किया जाए। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ लाइट गिल्ड में अपने इकट्ठे किए गए सभी मैजिक जेम्स जमा कराने आता है। रिसेप्शनिस्ट खुश होकर कहती है कि फिर से बड़ी कमाई हुई है। बाकी एडवेंचरर लाइट को पहचान जाते हैं कि वो ही है जिसने क्वार्टसाई द मेंटिस को हराया था। अब लाइट को सब ब्लैक मोटली कहने लगे हैं। फिर नमूमू रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि हमारे मास्टर को तो एसएक्स रैंक मिलना चाहिए, यानी सुपर एक्स्ट्रा रैंक। इसके बाद वो लोग गिल्ड से निकल आते हैं, लेकिन नमूमू अभी भी गुस्से में होती है, क्योंकि वो रिसेप्शनिस्ट उसकी बात नहीं सुन रही होती, यानी वही बात जिसमें उसने लाइट को एसएक्स से प्रमोट करने को बोला होता है। और इधर सारे लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके कारनामे अब सबको पता चल चुके होते हैं, मतलब कि उनका नाम फेमस हो रहा होता है। उसी वक्त दो एडवेंचरर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि सब उन्हें ब्लैक मली बुला रहे हैं। नमूमू तुरंत गुस्से में आ जाती है, लेकिन सुवेलन जल्दी कहता है, हम लड़ने नहीं आए, हम तो तुम्हारे फैन हैं। और वो अपना नाम गिलबर्ट और अपने साथी का नाम सुवेलन बताता है। फिर वो कहता है, मैंने सुना है तुम लोगों ने एक क्वार्टसाई द मेंटिस को हराया है और डंजन के 5वें फ्लोर तक भी गए हो। मुझे नहीं लगता कि ये सच है। जिसे सुन नमूमू उन पर अपनी छुरी तानकर बोलती है, क्या तुम लोग मेरे लॉर्ड को झूठा बोल रहे हो? तो वो बोलते हैं, हमारा ये कहने का मतलब नहीं था। हमें खुशी है कि तुम जैसे इंसान दिखा रहे हो कि हम बाकी रेसेस से पीछे नहीं। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पास के कुछ और रेसेस यानी बीस्ट फोक, डीमन किन और वैसे ही कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि इंसान हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक ड्वार्फ कहता है, ये सब झूठ है, इंसान बिना मंत्र बोले टैक्टिकल स्पेल नहीं कर सकते। लाइट ये सब सुनता है और कहता है, चलो नतीजों से साबित करेंगे। गोल्ड कहता है, सही कहा, अब वक्त है अपनी ताकत दिखाने का। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग डंजन में उड़कर जा रहे होते हैं। नमूमू बोलती है कि मास्टर, आज हम क्या करने वाले हैं? तो लाइट कहता है कि आज हम 5वें फ्लोर से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तभी वो नीचे उन्हीं बच्चों की पार्टी को देखते हैं। लाइट उनसे मिलता है और बच्चे भी उससे मिलकर कहते हैं कि काफी वक्त हो गया आपसे मिले हुए। तभी लीडर बच्चा अपनी बहन को आगे लाता है और बोलता है कि जो तुमने इनको देने के लिए रखा है वो इनको दे दो। फिर मिया उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है। वो बताती है कि उसकी दादी ने उसे बनाना सिखाया था। ये एक ऑइंटमेंट यानी मरहम है जो जलन को कम करता है। लाइट खुश होकर कहता है, धन्यवाद, मैं इसे जरूर इस्तेमाल करूंगा। मिया मुस्कुराती है। लाइट भी उसे कुछ देना चाहता है, तो वो अपनी स्किल यूज करके एक SSR विश ब्रेसलेट निकालता है और उसे दे देता है। मिया उसे खुशी से ले लेती है और कहती है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। इसके बाद रात में जब ये उड़कर जा रहे होते हैं तो नमूमू कहती है, क्या आपने सच में उसे SSR ब्रेसलेट दे दिया? वो तो चमत्कार करने वाला आइटम है। गोल्ड कहता है, लाइट ने सही किया, उसने दिल से दिया और यही उसकी असली खूबी है। नमूमू ये सुनकर झेप जाती है और गोल्ड हंसने लगता है। जब वो लोग बर्फीली 5वीं मंजिल पर पहुंचते हैं तो लाइट कहता है, अब तुम लोग येटी का शिकार करो, मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ। और वो टेलीपोर्टेशन कार्ड का इस्तेमाल करता है और वो सीधा एबिस लौट आता है, जहाँ मे और बाकी लड़कियाँ उसका इंतजार कर रही होती है। फिर लाइट चाय पीते हुए बताता है कि ऑपरेशन अच्छी तरह चल रहा है और उसने कुछ अच्छे दोस्त भी बनाए हैं। फिर वो पूछता है कि रिवेंज ऑपरेशन की प्रोग्रेस कैसी है। एली बताती है कि सब लगभग तैयार है। लाइट कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, सब कुछ बखूबी होगा। वो मई को एबिस संभालने को कहता है और अयुकी को अनसिएंट फॉरेस्ट में निगरानी रखने को कहता है। नाजुना खुश होकर पूछती है, मेरा काम क्या है? लाइट सोचता है क्योंकि नाजुना प्लान बनाने में कमजोर है तो वो बस कहता है, तुम बस सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना। नाजुना खुशी से कहती है, जब मैं यहाँ हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता। एली कहती है, मुझे पता है तुम सब संभाल लोगी, मैं बाकी तैयारियां पूरी करती हूँ। लाइट मुस्कुराता है और कहता है, मैं इंतजार नहीं कर सकता जब साशा के चेहरे पर वो हारी हुई नजर देखूंगा। दूसरी ओर हम सुवेलन और गिलबर्ट को देखते हैं जो अपने कैंप में होते हैं। हाँ, वही दोनों जो डंजन के बाहर लाइट से मिले थे। वो अभी 3री मंजिल पर होते हैं। सुवेलन कहता है, आज तो ये जगह खूबसूरत लग रही है, वरना यहाँ हमेशा धुंध रहती है। गिलबर्ट हंसकर कहता है, हाँ, ऐसा नजारा तो नीले चांद पर ही देखने को मिलता है। और उनके साथ और 2 साथी वहाँ सोए हुए रहते हैं। फिर सुवेलन पूछता है, तुम्हें उस ब्लैक मली के बारे में क्या लगता है? सुना है उसने टैक्टिकल स्पेल बिना मंत्र बोले डाला था। गिलबर्ट कहता है, झूठ है ये। लेकिन सुवेलन कहता है, गवाह तो इंसान लड़की है। गिलबर्ट जवाब देता है,
अगर ये सच है तो वो कोई लेजेंडरी नाइट या पुराने जमाने का रीइंकार्नेटेड हीरो होगा। दोनों उम्मीद जताते हैं कि ऐसा कोई हीरो वाकई हो जो इस नफरत भरे समाज को बदल सके। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सुवेलन पेशाब के लिए झाड़ियों में जाता है और वापस आता है तो वो देखता है कि किसी ने गिलबर्ट का सिर काट दिया होता है और वो कोई और नहीं बल्कि काइटो होता है। वो कहता है, तुम कमीने कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इंतजार करवाने की। इधर सुवेलान भी जानता था कि ये एक एल्फ है और उसका इससे कोई मुकाबला नहीं, इसलिए वो एक स्मोक बॉल वहाँ पटक देता है और वहाँ से भागने लगता है। वो बोलता है, अगर मैं किसी तरह गिल्ड पहुँच गया तो इस कमीने की रिपोर्ट कर दूंगा जिससे इसकी बैंड बच जाएगी। लेकिन तभी वो वहाँ जोर से घिसटते हुए गिरता है। वो बोलता है, क्या ये जादू था? लेकिन इतने स्मोक में तो मैं देख ही नहीं सकता, तो इसने मुझे मारा कैसे? लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि कीटो वहाँ हवा में उड़ रहा होता है। वो बोलता है, क्या ये मजाक चल रहा है? लेकिन तभी कीटो का साथी यानक आकर उसे बेहोश कर देता है और बोलता है, मैंने जिंदा इंसान मांगे थे लेकिन एक के अलावा तुमने सबको मार दिया। तो कीटो कहता है, गलती हो गई, अगली बार से ध्यान रखूंगा। यानक कहता है, इंसान कीड़े के अलावा कुछ भी नहीं और मैं इनका इस्तेमाल करके अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करूंगा। और मैं बता दूं कि यानक अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे जो उनके लेवल लिमिट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नमूमू को गिल्ड में देखते हैं जो कि रिसेप्शनिस्ट पर चिल्ला रही होती है, मेरे मास्टर का रैंक अभी के अभी बढ़ाओ। रिसेप्शनिस्ट घबराते हुए कहती है, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ और हाल ही में हमने डार्क को एक स्पेशल एक्सेप्शन देते हुए एफ रैंक से सीधे डी रैंक पर प्रमोट किया है। नमूमू नाराज होकर पूछती है, क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो जबकि इन्होंने इतना कुछ हासिल किया है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, देखो हमारा एक सिस्टम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। नमूमू कहती है, मेरे मास्टर की महानता किसी सिस्टम से मापी नहीं जा सकती, इसलिए उन्हें तो सीधा SEX रैंक मिलना चाहिए, मतलब कि वो सुपर एक्स्ट्रा रैंक से कम कुछ डिजर्व नहीं करते। रिसेप्शनिस्ट शांत होकर जवाब देती है, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि लाइट ने एक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर किया है और उनका बहुत कम समय हुआ है। लेकिन अगर तुम लोग कोई बड़ा काम करते हो तो रैंक बढ़ाने पर सोचा जा सकता है। इसके बाद जब वे लोग होटल में वापस पहुँचते हैं, लाइट बताता है कि कोई एडवेंचरर किलर खुलेआम घूम रहा है, शायद इससे काम बन सकता है। गोल्ड कहता है, मुझे तो यह रैंक अप करने का अच्छा मौका लग रहा है। लेकिन नमूमू उसे याद दिलाती है कि अभी तक उस किलर के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उसकी पहचान भी नहीं हुई है। ये सुनकर गोल्ड पूछता है, मास्टर क्या आप अपने गिफ्ट का इस्तेमाल करके कोई ऐसा स्पेशल कार्ड नहीं निकाल सकते जो उसे आसानी से ट्रैक कर दे? लाइट कहता है, गाचा से जो कार्ड्स निकलते हैं वो पूरी तरह से रैंडम होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम इतने लकी होंगे कि जो कार्ड जरूरत है वही मिले। नमूमू सुझाव देती है, तो फिर अबिस से बैकअप बुला लेते हैं, लेकिन गोल्ड उसे बेकार की मेहनत बताता है। लाइट कहता है, ये एडवेंचरर किलर अब तक सिर्फ ह्यूमंस को निशाना बना रहा है तो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तभी तीनों को अचानक किसी चीज की आहट महसूस होती है। लाइट तुरंत अपना मास्क पहन लेता है। अचानक उनके सामने एक पोर्टल खुलता है और लाइट उस सीन को देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है कि मिया उसमें से गिर रही है। वो तुरंत दौड़कर मिया को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उसी समय वो ब्रेसलेट जो लाइट ने उसे गिफ्ट में दिया था वो टूटकर जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद मिया अपनी नींद में बड़बड़ाने लगती है, मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे मिस्टर डार्क को बताना होगा कि क्या हुआ। लाइट तुरंत मैजिक का इस्तेमाल करके उसे हील करता है और कहता है, माफ करना लेकिन अब मैं तुम्हारी यादों में झांकने जा रहा हूँ मिया। वो एक SR हिप्नोसिस कार्ड रिलीज करता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां डंजन के अंदर कुछ एडवेंचर्स एलियो और उसके साथियों को चेतावनी देते हैं। यहाँ एक एडवेंचर किलर घूम रहा है और अब तक उसके सारे शिकार ह्यूमन ही थे। एलियो पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है? एडवेंचर्स जवाब देते हैं, ऐसा कौन सा मॉन्स्टर होगा जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स वाले स्पेल्स कर सकता हो? मिया अपने भाई से कहती है, अगर यह सच है तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। एडवेंचर्स उन्हें सलाह देते हैं, तुम बच्चों को अभी जल्द से जल्द डंजन से निकल जाना चाहिए और हाँ, अगर रास्ते में किसी को मिलो तो उन्हें भी ये बात बता देना। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर एलियो तय करता है, हमें सनसेट से पहले निकलना होगा और अपनी टीम के साथ जल्दी निकल पड़ता है। लेकिन कुछ देर चलने के बाद उसे एहसास होता है कि सब लोग थक चुके हैं क्योंकि वे पहले से ही बहुत दूर तक चल चुके थे। रात हो चुकी थी लेकिन वे अभी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुँचे हैं और एलियो जानता है कि यहाँ कैंप करना खतरे से खाली नहीं। तभी उनके पीछे से आवाज आती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? इतनी रात को यहाँ बाहर रहना खतरनाक है, क्या तुम्हें किसी तरह की परेशानी हो रही है? और वो कोई और नहीं बल्कि काइटो और यानक होते हैं।
गिमरा कहता है, हम तो इन लोगों से पहले भी मिल चुके हैं, मतलब कि डंजन के बाहर। मिया मासूमियत से कहती है, शायद इन्हें उस खबर के बारे में पता नहीं। एलियो उन्हें बताता है, यहाँ आसपास एक एडवेंचरर किलर घूम रहा है, इसलिए सबको फिलहाल डंजन छोड़ देना चाहिए। कीटो तुरंत समझ जाता है, इसीलिए यहाँ एडवेंचरर्स की गिनती अचानक घट गई है। वो इस बात को बताने के लिए उन्हें शुक्रिया बोलता है, जिसे सुनकर गिमरा कहता है, शायद ये लोग भी अच्छे लोग हैं। यानक कहता है, उन्हें यह सब छुपाने में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। कीटो मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये नीच लोग इतनी जल्दी रिएक्ट करेंगे। यानक कहता है, गिल्ड हमारे सोच से ज्यादा बेहतर निकली। एलियो कंफ्यूजन में पूछता है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? यानक ऊब कर कहता है, क्यों न मैं तुम्हें सब समझा दूं। वैसे भी ह्यूमंस इतने मूर्ख होते हैं कि उन्हें सब बताना पड़ता है। कीटो उसकी बात से सहमत होता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है, तुम आज के आखिरी कीड़े हो जिन्हें मैं कुचलने जा रहा हूँ। जैसे ही वह अपना चेहरा दिखाता है, बच्चे डर से जम जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि यही एडवेंचरर किलर है। एलियो और बाकी तुरंत मिया से कहते हैं, भागो, हम उसे रोकेंगे, तुम बस दूर चली जाओ। काइटो गुस्से से कहता है, क्या कहा तुमने? तुम जैसे कमजोर कीड़े मुझे रोकने की सोच भी कैसे सकते हो? वह अपनी तलवार से एलियो के सीने पर गहरी चोट मार देता है, जिससे उसके सीने से खून निकलने लगता है। ये देखकर मिया चीख उठती है। गिमरा और वर्डी तुरंत एलियो को बचाने दौड़ते हैं, लेकिन कीटो उन्हें भी उसी तरह घायल कर देता है। मिया डर के मारे वहीं जम जाती है, पर वर्डी किसी तरह खड़ा होकर उससे कहता है, भाग जाओ, बहुत दूर भागो मिया। वर्डी की चीख सुनकर गिमरा भी हिम्मत जुटाता है और उठ जाता है। फिर दोनों मिलकर मिया को बचाने के लिए कीटो से लड़ते हैं, जानते हुए कि वो मरने वाले हैं। यानक कीटो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कीटो दोनों को मार डालता है। मिया फिर से चिल्ला उठती है। यानक गहरी सांस लेते हुए कीटो को डांटता है, मैंने कहा था कि मुझे ये सब जिंदा चाहिए थे ताकि मैं उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकूं। कीटो कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये कीड़े मेरा टाइम बर्बाद करेंगे तो मैं इन्हें टुकड़ों में काट दूंगा, और वैसे भी मैंने उस लड़की को छोड़ ही दिया है। यानक कहता है, ह्यूमन मेज तो खास तौर पर कीमती होते हैं, लेकिन वो लड़के भी मेरे लिए उतने ही जरूरी थे। कीटो मिया के पास जाता है और कहता है, ठीक है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन क्या मैं अब इससे थोड़ी मजे कर सकता हूँ? यानक ऊबते हुए कहता है, जो चाहे करो, बस इसे जिंदा रखना, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं। मिया कांपते हुए कहती है, मुझसे दूर रहो। काइटो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम किस चीज से डर रही हो? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरे जैसे फ्यूचर के लेजेंडरी हीरो तुम्हें अपने मजे के लिए इस्तेमाल करने को तैयार हैं, और तुम जैसी ह्यूमन लड़की के लिए तो ये सम्मान की बात है कि मेरे जैसा बेहतर एल्फ तुम्हारे साथ सोए। वो कहता है, तुम्हें तो अब गाना चाहिए और मेरी किस्मत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मिया डर से जमी रहती है, लेकिन तभी उसके भाई एलियो की आवाज आती है। वो किसी तरह खड़ा होता है और कहता है, मिया भागो। यानक हैरान होता है, ये लड़का अब तक जिंदा कैसे है? वो काइटो से कहता है, इसे तो जिंदा पकड़ना ही पड़ेगा। ये इंसान मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। एलियो जानता है कि वो मरने वाला है, लेकिन उसके लिए अब बस एक ही चीज मायने रखती है, मिया को बचाना। वो मुस्कुराता है और कहता है, भागो मिया, बहुत लंबी जिंदगी जियो, हमारे हिस्से की भी। मिया रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। यानक कहता है, मिस्टर कीटो, वो भाग रही है, जल्दी करो और उसे पकड़ो। काइटो गुस्से में कहता है, तुम बस मुझे ऑर्डर देते रहते हो, तुम्हें मेरा बॉस किसने बनाया? तभी एलियो पीछे से उस पर वार कर देता है। कीटो आसानी से उसे रोक देता है। यानक उसे याद दिलाता है, एलियो को मत मारना, हमें ये ह्यूमन जिंदा चाहिए। जिस पर कीटो कहता है, इन कीड़ों को मारने से ज्यादा पकड़ने में दिक्कत होती है। एलियो धीरे धीरे बड़बड़ाता है, बैटल का मतलब क्रिएटिविटी और स्किल है, मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। कीटो हंसते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है तू? लेकिन एलियो को बस गोल्ड की सिखाई हुई बात याद आ रही होती है। वो कहता है, शील्ड से डिफेंड करना और सोर्ड से अटैक करना गलत नहीं, पर हमेशा सही भी नहीं होता। एलियो वही सोचकर अपनी तलवार कीटो की ओर फेंक देता है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। जैसे ही कीटो बचता है, एलियो अपनी शील्ड को हथियार की तरह इस्तेमाल करके उसके चेहरे पर जोरदार वार करता है। कीटो जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह हैरान। उसके जिंदगी में पहली बार किसी ह्यूमन ने उसे मारा था, वो भी एक बच्चे ने। एलियो कॉन्फिडेंस में मुस्कुराता है और उसकी ओर देखकर हंसता है। कीटो गुस्से से पागल हो जाता है और बिना सोचे एलियो पर विंड ब्लेड अटैक कर देता है। वो कहता है, कोई भी मेरी शानदार शक्ल पर मुक्का मारकर बच नहीं सकता। यानक कीटो को रोकते हुए कहता है कि इसे मत मारो और उस भागी हुई लड़की को पकड़ो। अगर उसने बाहर जाकर सब बता दिया तो हमारा राज खुल जाएगा। इधर हम मिया को देखते हैं, जो काफी दूर तक आ चुकी थी। तभी अचानक उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि काइटो पीछे आ चुका था। वो कहता है, अब तुझे सही तरीका सिखाया जाएगा कि किसी लेजेंडरी हीरो के सामने कैसे पेश आया जाता है। मिया डरकर ठिठक जाती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? काइटो बताता है, मैं कई तलवारें बनाकर उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एल्विन क्विंडम का फंटास्मा क्लास हथियार चलाता हूँ, एक लेजेंडरी तलवार जिसे ग्रैंडियस कहते हैं। इसके बाद वो मिया के करीब आने लगता है।
मिया कहती है, मेरे भाई और दोस्तों ने अपनी जान देकर मुझे बचाने का समय खरीदा है, मैं ऐसे ही नहीं मर सकती। इतना कहकर वो अपने जादू से कीटो पर हमला कर देती है ताकि उसका ध्यान भटके और वो वहाँ से भागने लगती है। वो कहती है, मुझे मिस्टर डार्क को सब बताना होगा, मुझे यकीन है वो मेरी मदद जरूर करेंगे। लेकिन तभी वो किट्टो के वार से गिर जाती है। कीटो वहाँ आकर कहता है, अब हार मान लो और मेरे साथ सोने के गौरव का मजा लो। माया कहती है, तुम कोई लेजेंडरी हीरो नहीं हो, ये सिर्फ उनके लिए है जो स्ट्रांग होकर भी दयालु होते हैं, जैसे मिस्टर डार्क। तुम सिर्फ एक बुल्ली हो जो कमजोर लोगों को परेशान करता है। ये सुनते ही किट्टो को अपने पास्ट की यादें आने लगती हैं, जहाँ एल्फ्स उसकी बुराई कर रहे थे कि ये तो सिर्फ कैप्टन का चमचा है, और कहते हैं इसीलिए तो इसे व्हाइट नाइट से निकाल दिया गया। ऐसी ही कई और बातें उसे याद आने लगती हैं। इधर मिया उसे लूजर कह रही होती है, जिसे सुनकर काइटो का तो खून खौल उठता है। तभी मिया का ब्रेसलेट चमकने लगता है और वही पावर उसे टेलीपोर्ट करके लाइट के पास पहुंचने में मदद करती है। लाइट टूटे हुए ब्रेसलेट को अपने हाथ में थामे मिया को देख रहा होता है। फिर वो बिना कुछ बोले निमुमु और गोल्ड को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर यनक एलियो पर हीलिंग मैजिक करता है। वो कहता है कि इतने बेहतरीन नमूने को वेस्ट नहीं कर सकता। तभी वहाँ काइटो आ जाता है। यनक पूछता है, वो लड़की कहाँ है? जिस पर कीटो देखता है कि वो लड़की वहाँ नहीं है। वो बोलता है, मुझे लगा कि वो अपने दोस्तों को बचाने वापस आई होगी। ये सुनकर यानक कहता है, तुम एक छोटी बच्ची को पकड़ नहीं पाए। अगर ये बात एल्वन क्विंडम तक पहुँच गई तो वो लोग हम पर हंसेंगे कि हम एक छोटी सी बच्ची से हार गए। काइटो बताता है, वो लड़की अचानक गायब हो गई, पता नहीं कैसे, लेकिन कहीं टेलीपोर्ट हो गई। यानक कहता है, अगर मिया गिल्ड तक पहुंचकर सच बता दे तो मामला खुल जाएगा। व्हाइट नाइट्स और उनके इन्फर्नल कैप्टन आकर हमारा सब कुछ तहस नहस कर देंगे। काइटो का चेहरा डर से बदल जाता है, क्योंकि उसने सुना है कि व्हाइट नाइट्स का कैप्टन लेवल 3000 से ऊपर है और उनके हथियार ग्रैंडियस के बराबर हैं। कीटो थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, पर यानक उसे तसल्ली देता है, बस अपना रिसर्च पूरा कर ले और फिर तू अपनी लेवल लिमिट पार कर जाएगा। कीटो ये सुनकर अपने एटीट्यूड वाले फॉर्म में आ जाता है और कहता है, ठीक है, ये तो कमाल है, इसके बाद हमें उन व्हाइट नाइट्स से डरने की कोई जरूरत नहीं। यानक कहता है, चलो ठीक है, मेरे रिसर्च के लिए कोई नई जगह ढूंढते हैं। तभी लाइट आता है और कहता है, तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। हम देखते हैं कि लाइट वहाँ पहुँच चुका है। काइटो कहता है, तुम मुझे याद हो, और सोचता है, मैं तो लेवल 1500 का हूँ, लेकिन इसके आने की भनक मुझे कैसे नहीं लगी। इधर लाइट बैठकर गिमरा और वर्डी की आंखें बंद करता है। गोल्ड बताता है कि एलियो अभी भी जिंदा है, उसके घाव भर दिए गए हैं, लेकिन बहुत लापरवाही से। यनक शॉक्ड होकर देखता है, इन्होंने कब एलियो का शरीर वहाँ से हटा लिया। इधर लाइट एलियो को पूरी तरह हील कर देता है और सोचता है, ऐसा क्यों हुआ? ये बच्चे कितनी भेदभाव से भरी दुनिया में जी रहे थे, पर फिर भी उनकी मेहनत और सपने थे। लाइट को बहुत अफसोस होता है कि अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। वो सोचता है, अगर जिंदगी ने अलग मोड़ दिया होता तो ये सब मेरे दोस्त हो सकते थे। लाइट कहता है, मैं उन लोगों को इसकी सजा दूंगा। पर यानक झट से कहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने ही उसका इलाज किया और उसे मौत के मुंह से बचाया। लाइट बताता है कि उसने वो लड़की यानी मिया को अपनी सुरक्षा में ले लिया है और कहता है, चिंता मत करो, मैंने गिल्ड को कुछ नहीं बताया। काइटो जोर से हंसता है और कहता है, अगर मैं तुम सबको और उस कमीनी को मार दूं तो ये मामला यहीं साफ हो जाएगा। उसे लगता है कि चीजें हमेशा उसकी मर्जी से होंगी, क्योंकि वो खुद को लेजेंडरी हीरो कहता है। लेकिन लाइट कहता है, ऐसी बात किसी कमीने के मुंह से सुनना मजेदार है, और बताता है कि अब तुम दोनों को मैं सजा दूंगा। मैं तुम्हें गिल्ड के हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि तुम लोग अपनी मौत को तरसोगे, और मैं अपने नाम की कसम खाता हूँ कि मैं अपने हाथों से तुम दोनों की जान लूंगा। और यहाँ पे ना लाइट वाकई बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है, नमुमु और गोल्ड पीछे हट जाओ, और वो धीरे धीरे काइटो की तरफ बढ़ना शुरू करता है। कीटो कहता है, तुम कमीने ह्यूमन, मुझे ऐसे घूरने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में लाइट पर छलांग लगाकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर लाइट बस अपने स्टाफ से उसकी तलवार रोक देता है और पूछता है, क्या यही है तेरा सारा दम? फिर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू होती है। लाइट कीटो के हर वार को बड़ी आसानी से अपने स्टाफ से रोक रहा होता है। यनक शॉक्ड होकर देखता रहता है। वह नहीं समझ पाता कि एक ह्यूमन बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। गोल्ड कहता है, ये एक पागल कुत्ते जैसा है, मतलब कि वो कीटो को कुत्ता कह रहा होता है। नमुमु भी कहती है, ये सिर्फ गुस्से में अपनी तलवार घुमा रहा है और कुछ नहीं। लाइट कीटो की तलवार को स्टाफ से छूकर उसे डॉज कर देता है और फिर अपने स्टाफ से उसकी पेट पर वार करता है। कीटो हवा में उड़कर गिर पड़ता है। यानक थोड़ा घबरा जाता है। काइटो खांसता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। लाइट बोलता है, अगर तुम अच्छे से नहीं लड़े तो कहीं मैं तुम्हें गलती से मार न डालूं। कीटो बड़ा गुस्से में होकर कहता है, कोई भी नीच इंसान मेरा मजाक नहीं उड़ा सकता। वह ग्रैंडियस निकालकर कई तलवारें हवा में फेंकता है और लाइट की ओर भेज देता है, और यहाँ हर तलवार में अलग अलग एट्रीब्यूट्स दिखते हैं। एक से आइस और एक से फायर पैदा होती है।
नमूमू कहती है हर तलवार में एन्चांटमेंट है और गोल्ड बताता है हर एक की एट्रीब्यूट अलग लगती है, फिर भी ये मास्टर के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। वे दोनों दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। लाइट उन ब्लेड से बचते हुए कहता है इन हमलों में दम तो है पर काफी नहीं। कीटो अचानक उसके पीछे आ खड़ा होता है पर लाइट फिर भी उसे स्टाफ से रोक देता है। यानक हैरान होकर देखता है कीटो ने तलवार का सहारा लेकर स्नीक अटैक किया था, फिर भी वो बच्चा सह गया। वो सोच भी नहीं सकता कि कोई ह्यूमन ऐसा कर सकता है, वो भी एक बच्चा। काइटो चिल्लाकर कहता है तुम धोखेबाज हो, तुम एक मेज की तरह कपड़े पहनते हो लेकिन असल में तुम एक वॉरियर हो, है ना? तुम ह्यूमन सिर्फ घिनौने कीड़े हो और कुछ नहीं। गोल्ड उन्हें देख कहता है इसमें कोई हैरानी नहीं है क्योंकि मास्टर सच में अनोखे हैं। निमुमु मुस्कुराती हुई कहती है हाँ, वह अनलिमिटेड कार्ड मेज जैसा है, यही है हमारे मास्टर। इधर लाइट आसमान में कई आइस सोर्ड्स बनाता है जिसे देखकर काइटो अपनी तलवार यानी ग्रैंडियस से हमला करता है, पर लाइट आइस सोर्ड से काइटो के क्लोन्स को एक एक करके नष्ट कर देता है। यानक हैरान होकर सोचता है ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं, किसी एल्फ के पास भी इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिक नहीं होती, लेकिन ये बच्चा ऐसा कैसे कर रहा है? केटो बार बार हमला करता है पर लाइट आइस ब्लेड से बैरियर बनाकर उसे रोक देता है। यानक तो बस शॉक्ड होकर देख रहा होता है। लाइट कहता है क्या अब और कुछ है? काइटो का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह चिल्लाकर कहता है मेरे जैसा लेजेंडरी हीरो किसी ह्यूमन बच्चे से नहीं हार सकता। फिर वो कहता है पिछले मेस्ट्रो को होली सोर्ड ग्रैंडियस ऊपर आसमान से मिला था, ये तलवार किसी भी दूसरी तलवार से बेहतर है, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। लाइट अचानक रुकता है और पूछता है क्या तुम मेस्ट्रो के बारे में जानते हो? कीटो जोर से हंस पड़ता है और कहता है जाहिर है मुझे मालूम है क्योंकि मैं खुद मेस्ट्रो के खून से जन्मा हूँ। सब लोग मुझे सब मेस्ट्रो कहते हैं और यही वजह है कि मैं ग्रैंडियस का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। लाइट शॉक्ड होकर उसे देखता रह जाता है। आगे काइटो कहता है कि वो हर तरह से उनसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है, यहाँ तक कि जीन्स तक में भी। ये बात समझने के बाद लाइट एक पल भी बर्बाद नहीं करता और गोल्ड और नमूमू को बताता है कि प्लान बदल गया है। अब वो इन लोगों को एबिस के नीचे ले जा रहे हैं क्योंकि वो इनके दिमाग से सारी इन्फॉर्मेशन निकालने वाला है। गोल्ड और नमूमू तुरंत उसके ऑर्डर को हाँ करते हैं और लड़ाई की पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन यानक जरा भी नहीं घबराता। वो साफ कहता है कि वो तो सिर्फ एक साइंटिस्ट है, इसलिए लड़ाई उसकी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन अगर तुम शक्ति से पेश आना चाहते हो तो इतना कहकर वो अपनी उंगलियां चटकाता है और कुछ ही सेकंड में उसके पीछे दो भयंकर दिखने वाले क्रीचर्स उगाते हैं। आगे वो कॉन्फिडेंस में अपने रिजल्ट को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि देखो मेरा एक्सपेरिमेंट ह्यूमन मॉन्स्टर हाइब्रिड्स। वो बताता है कि उसके लेफ्ट वाला हाइब्रिड एक खास किस्म की रॉक लिजर्ड के साथ इंसानों को जोड़ा गया है जो डार्क एल्फ आइलैंड्स पर रहते हैं, और राइट वाला हाइब्रिड एक फ्रेश ट्रॉल के साथ जोड़ा गया है जिसे उन्होंने डंजन के पास से पकड़ा था। लाइट का एक्सप्रेशन तुरंत शॉक में बदल जाता है क्योंकि उसे एक हाइब्रिड के चेहरे में सुविलन की शक्ल पहचान में आती है, वही एडवेंचरर जिसे वो पहले मिला था। गोल्ड और नमूमू भी ये देख लेते हैं और गोल्ड कहता है कि ये कितना निच काम है, लेकिन यानक तो इसे इनक्रेडिबल बताता है। वो समझाता है कि ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों को हाइब्रिड करने से ये अपनी नेचुरल ग्रोथ लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। हालांकि उसके अनुसार इन हाइब्रिड्स को स्टेबल होने के लिए कई ह्यूमंस चाहिए होते हैं और बस यही एक दिक्कत है। यानक कहता है कि उसका गोल एक ऐसी पावर हाउस रेस बनाना है जिसका कोई मुकाबला ना हो और उसके लिए उसे बहुत सारे नमूने चाहिए। यानक की बकवास सुनते सुनते लाइट का पेशेंस खत्म होने लगता है। यानक दावा करता रहता है कि उसका काम डिवाइन है और स्वर्ग ने उसे इस महान काम के लिए चुना है। तंग आकर लाइट उसे सीधा बोल देता है चुप हो जा घमंडी साले। लेकिन यानक फिर भी कहता है कि मेरा दिमाग तुम्हारे जैसे छोटे से ह्यूमन दिमाग की समझ से बाहर है। लाइट शांत रहता है और नमूमू और गोल्ड से कहता है कि इन बेचारों को अब उनकी तकलीफ से आजाद कर दो और हाँ, यानक को भागने मत देना क्योंकि उससे मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। दोनों तुरंत गार्ड में खड़े हो जाते हैं और यानक समझ जाता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो कहता है कि अब तुम लोगों ने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा, मुझे अब तुम्हें एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना ही पड़ेगा। बस एक हाथ घुमाते ही वो अपने हाइब्रिड्स को हमला करने भेज देता है। गोल्ड और नमूमू आसानी से मॉन्स्टर्स को काट देते हैं। गोल्ड कहता है कि ये आदमी मुझे गुस्सा दिला रहा है। नमूमू कहती है अब अगली तुम्हारी बारी है, लेकिन यानक हंसता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग जल्दी ही जीत का ऐलान कर रहे हो? इसके बाद पीछे से हाइब्रिड्स तुरंत फिर से खड़े हो जाते हैं और यानक बताता है कि उन्हें मारने के लिए इससे कहीं ज्यादा करना पड़ेगा। मॉन्स्टर्स तुरंत उन पर अटैक करते हैं और लाइट जैसे ही कुछ बोलने लगता है काइटो उस पर अटैक कर देता है और याद दिलाता है कि वो अभी उसी से लड़ रहा है, इसलिए डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। लाइट हाई स्पीड पर अटैक्स डॉज करता रहता है जबकि नमूमू बार बार हाइब्रिड को कई कट से मारने की कोशिश करती है। कुछ सेकंड कोशिश करने के बाद वो दूरी बनाती है और मानती है कि ये मुश्किल होने वाला है। गोल्ड पूछता है कि उसका रोज का कॉन्फिडेंस कहाँ गया। नमूमू जवाब देती है कि यही सवाल वो उससे भी पूछ सकती है, लेकिन गोल्ड कहता है कि वो तो बस वार्म अप कर रहा है।
मॉन्स्टर जैसे ही उनके पास आता है, गोल्ड उसे बीच से काटने की कोशिश करता है और अपनी शील्ड से एक हिट लेकर उसे रोकता है। दोनों हाइब्रिड मॉन्स्टर्स बड़े ही खतरनाक दिख रहे थे। यानक उन्हें बेवकूफ बनाता है और कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकते और अगर वो हार मान ले तो वो उनके शरीर पर एक्सपेरिमेंट्स करते समय उनके साथ बहुत नरमी से पेश आएगा। नमूमो उसकी बातों से घिन महसूस करती है और गोल्ड बताता है कि वो इन बेचारों को ज्यादा देर तक तकलीफ नहीं होने देना चाहता। पहली बार नमूमो उसे अग्री करती है और दोनों अपनी स्पेशल एबिलिटीज का यूज करते हैं उन हाइब्रिड ह्यूमन मॉन्स्टर्स को आराम से रेस्ट देने के लिए। नमूमो सर्टेन डेथ का उपयोग करती है और गोल्ड जजमेंट फ्लेयर, लेकिन यानक हंसते हुए याद दिलाता है कि उसके हाइब्रिड्स अनस्टॉपेबल हैं, इसलिए वो उन्हें मार नहीं सकते। लेकिन यानक चुप हो जाता है जब उसे दिखता है कि उसके हाइब्रिड्स अब हिल भी नहीं रहे और रिजेनरेट भी नहीं कर रहे। वो पैनिक में उनके पास जाता है और फ्लेम्स को देखकर समझ नहीं पाता कि ये कैसे हुआ। यानक कहता है कि ऐसा होना असंभव है, लेकिन तभी नमूमो उसके दोनों गोटियों में जोरदार किक मारती है और कहती है, बस बहुत हो गया। यानक गिरकर मुंह से झाग छोड़ने लगता है। गोल्ड कहता है कि शायद वो थोड़ा ज्यादा कर गई। नमूमो मुंह बनाकर कहती है कि अब मुझे नए जूते खरीदने पड़ेंगे। इसी बीच लाइट अब भी कीटो के साथ खेलता रहता है और कीटो घबराते हुए उसके हमलों से बचने की कोशिश करता है। लाइट उसे याद दिलाता है कि लड़ने की जिद तो उसी ने की थी, तो अब डर क्यों रहा है। लाइट के चेहरे का एंगल देखकर कीटो को एलियो की हंसी याद आ जाती है और वो पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है। कीटो तुरंत खड़ा होकर ग्रैंडियस उठाता है और चिल्लाता है कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझे नीचा दिखाने की। फिर उसकी तलवार ग्रैंड पावर से चमकने लगती है और कीटो उसे वार्निंग देता है कि उसे डरना चाहिए क्योंकि ये ग्रैंडियस का अल्टीमेट फॉर्म है। इतना कहकर वो लाइट पर अटैक कर देता है, लेकिन लाइट आसानी से अटैक को डॉज कर लेता है और तुरंत समझ जाता है कि कीटो ने तलवार को कई तरह की मैजिक से इंचांट किया है। कीटो परेशान होकर कई बार उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट उसके हर मूव को डॉज करता रहता है। वो देखता है कि तलवार का साइज और स्पीड दोनों बढ़ रहे हैं और वो हर डायरेक्शन में खिंचकर, मुड़कर, कर्व होकर चाबुक जैसी हो गई है। मतलब एक तरह से ये तलवार कम और चाबुक ज्यादा लग रही है, पर लाइट के लिए फिर भी कोई खतरा नहीं। गोल्ड मानता है कि ये टेक्निक काफी फैंसी है, लेकिन नमूमो उसे अश्योर करती है कि ये लाइट के सामने कुछ भी नहीं है। कीटो लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता है, लेकिन लाइट हमले को आराम से डॉज करता रहता है और कहता है कि टेक्निक इंटरेस्टिंग है, मगर सिर्फ दिखावा है, असल में इसमें दम नहीं है। इधर काइटो बहुत गुस्सा हो चुका होता है और चिल्लाता है कि लाइट डॉज करना बंद करे, क्योंकि अगर एक बार भी उसकी तलवार लग गई तो लाइट मर जाएगा। ये सुनकर लाइट उसे डॉज न करने का फैसला करता है। वो रुक जाता है, अपनी आर्म्स फैलाकर कहता है, आओ फिर मारो मुझे। काइटो की ईगो फिर से भड़कती है। वो ग्रैंडियस को पूरा जोर लगाकर चलाता है और लाइट को सीधा हिट करता है। पूरी जगह जोर से हिल उठती है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि तलवार लाइट के शोल्डर पर रुक चुकी है। काइटो का चेहरा तुरंत शॉक में बदल जाता है। लाइट मुस्कुराता है और कहता है, तुमने क्या कहा था कि ये मुझे लग गया तो क्या होगा। काइटो तो पूरा शॉक्ड हो चुका है। लाइट कहता है, अगर और जोर से मारना है तो मारो, अभी भी टाइम है। काइटो डर में पागल होकर उसे बार बार तलवार से मारता जाता है और सोचता है कि ये होली स्वॉर्ड ऑफ लेजेंड के सामने जिंदा कैसे है। काफी समय बाद लाइट तलवार को हाथ से पकड़कर उसका मैजिक पावर तोड़ ही देता है। गोल्ड और नमूमो समझ जाते हैं कि अब लड़ाई खत्म है। कीटो ये समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। तभी लाइट उसे पेट में पंच मारता है और अगले ही पल उसके चेहरे पर किक कर देता है। कीटो अपनी नाक से बहते खून देखकर पैनिक में चिल्लाने लगता है। लाइट कहता है कि उसके पास अभी भी उससे पूछने के लिए बहुत से सवाल हैं, तो उसे अभी नहीं मारेगा, कम से कम तब तक नहीं जब तक काइटो मौत की भीख न मांगने लगे। जैसे ही वो ये बात कहता है, काइटो का बिहेवियर अचानक बदल जाता है। वो घुटनों पर गिरकर रोने लगता है, जिंदगी की भीख मांगता है और कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। वो बताता है कि वो एल्वन क्विंडम से है और पहले व्हाइट नाइट्स का अगला कैप्टन बनने वाला था। वो लाइट को सब कुछ बताने का वादा करता है और ग्रैंडियस भी दे देगा कहता है। लाइट उससे पूछता है कि क्या वो इतनी जल्दी हार मान रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था लेजेंडरी हीरो होने की, अब लड़ क्यों नहीं रहा। लाइट कहता है, क्योंकि एक असली हीरो वो होता है जो हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो हार नहीं मानता। जैसे एलियो, गिमरा और वॉर्डी, उन्होंने मिया को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी, ये जानते हुए भी कि उनके पास कोई चांस नहीं था। लाइट ग्रैंडियस उसे वापस देता है और कहता है कि वो उसे एक और मौका देगा। अगर कीटो उसे एक खरोंच भी दे पाया तो वो उसे जाने देगा। लाइट अपना मास्क उतार देता है और कहता है, दिखाओ कि फ्यूचर लेजेंडरी हीरो क्या कर सकता है, अपनी लिमिट से आगे बढ़ो। लेकिन कीटो डर के मारे पीछे हटने लगता है। वो भागने की कोशिश करता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। जैसे ही वो भागता है, लाइट एक सोलर रे कार्ड निकालकर उसकी एक टांग पर मारता है। कीटो चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। लाइट धीरे धीरे उसके पास जाता है और कहता है कि मिया बिल्कुल सही थी।
ये आदमी कोई लेजेंडरी हीरो नहीं, बस एक डरपोक है जो भागने के लिए पैदा हुआ है। इसके बाद वो कीटो को बेहोश छोड़कर वापस आता है और गिमरा और वॉर्डी के शरीर देखता है। वो कहता है कि वो उन्हें एबिस में नीचे दफनाएगा क्योंकि यहाँ जंगली मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। वो उम्मीद करता है कि ये जानकर उन्हें शांति मिलेगी कि लाइट इलियो और मिया को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेगा, भले ही यही वो कर सकता है। इधर कीटो और यानक जमीन पर पड़े हैं, डर के मारे उठने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। वो लाइट से पूछते हैं कि अब उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। नामुमु यानक के सिर पर पैर रखकर उसे चुप रहने को कहती है। लाइट बताता है कि वो दोनों उसके साथ चलेंगे क्योंकि उसे उनसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। कीटो कांपते हुए माफी मांगता रहता है और दया की भीख मांगता है, लेकिन लाइट को पछतावा होता है कि पहली बार मिलने पर मैंने क्यों तुम लोगों से सख्ती नहीं दिखाई। इसके बाद लाइट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और उन्हें एबिस में ले आता है। काइटो कहता है हम कहाँ हैं और यानक कहता है ये बकवास है, दागस डंजन से यहाँ तक इतनी जल्दी आना नामुमकिन है। लाइट बताता है हम अभी एबिस डंजन के सबसे गहरे हिस्से में हैं और हम यहीं रहते हैं। ये सुनकर उन दोनों को यकीन ही नहीं होता कि इतने खतरनाक डंजन में कोई रह भी सकता हो। वो ये नामुमकिन है कहने लगते हैं। नमुमु उन्हें लगातार पैर से दबाती है और पूछती है कि क्या वो लाइट को झूठा कह रहा है। जब वो उसे कुचल रही होती है तभी मे और बाकी लड़कियां वहाँ आती हैं लाइट का स्वागत करने। वो पूछती हैं कि ये अजीब से लोग कौन हैं। लाइट बताता है कि ये दोनों क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने ह्यूमंस पर भयानक एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन ये लोग मेस्ट्रो के बारे में कुछ जानते हैं, इसलिए मैंने इन्हें इंटरोगेशन के लिए लाया है। ये सुनते ही कमरे का माहौल डरावना और हॉस्टाइल हो जाता है। मैं कहती है कि लाइट बस आदेश दे दे, वो दोनों को इतना दर्द देगी कि वो पैदा होने पर पछताए। एली कहती है कि वो अपने सारे न्यू टेक्निक्स इस्तेमाल करके इनके दिमाग का हर सीक्रेट निकाल लेगी। आयुकी कहती है कि इन्होंने मेरे लॉर्ड यानी मास्टर के खिलाफ पाप किया है और अब इन्हें एंडलेस पेन झेलनी होगी। नाजुना कहती है कि मेरे मास्टर के लिए तुमने परेशानी खड़ी की है, अब तुम्हारी खैर नहीं। कीटो जमीन पर लेटे लेटे सोचता है कि ये लड़कियां आखिर हैं कौन, ये सब बेहद खतरनाक हैं। यानक भी डरा हुआ है, उसे समझ ही नहीं आता कि इंसान ऐसे कैसे हो सकते हैं। लाइट लड़कियों से कहता है कि जब तक वो इन दोनों से सब जान न ले इनको कोई नहीं मारेगा, इसलिए सब अपने आप को काबू में रखो। लड़कियां तुरंत मान लेती हैं और कहती हैं जैसी आपकी मर्जी मास्टर। लाइट गोल्ड को कहता है कि वो एलियो को हील करे और नमुमु से कहता है कि वो उसके साथ चले, उन्हें गिमरा और वॉर्डी को दफनाना है। लेकिन उससे पहले यानक अचानक चिल्लाकर कहता है कि मैं तो खुद विक्टिम हूँ, मैं आपसे मदद की भीख मांगता हूँ। केटो तुरंत उसे गलत साबित करता है और कहता है कि मास्टरमाइंड तो यानक ही था। लाइट दोनों को चुप कराते हुए कहता है तुम दोनों खुद को भगवान समझकर लोगों को कुचलते थे, लोगों को कीड़े बुलाते थे। उनमें से कुछ ने तुमसे जिंदगी की भीख भी मांगी होगी, पर तुमने उस पर क्या किया, अब तुम्हें भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ अब मिया जाग रही है। लाइट उसके पास बैठा हुआ है। मिया कहती है मैं कहाँ हूँ। लाइट बताता है मैं जहाँ रुका हुआ था उसी होटल में तुम हो, और बोलता है कि हम एक क्वेस्ट के लिए उस डंजन में उस एडवेंचर किलर को खोजने गए थे जहाँ हमें तुम मिली। मिया कहती है तो बाकी सब कहाँ हैं? लाइट उसे एलियो दिखाता है जो दूसरी बेड पर पीसफुली सो रहा है और बताता है कि हीलिंग मैजिक से वो बच गया, वो ठीक हो जाएगा। मिया, गिमरा और वॉटी के बारे में पूछती है। लाइट सिर्फ उनके बालों की एक लट उसे देता है और कहता है बस इतना ही मैं ला पाया। मिया उन्हें पकड़कर रोने लगती है, आंसू रोक भी नहीं पाती, लेकिन फिर भी लाइट को धन्यवाद देती है। लाइट उसे स्पेस देने के लिए बाहर चला जाता है और सोचता है कि शायद यही नतीजा है उस रास्ते का जहाँ मैं अभी बढ़ रहा हूँ। अगले दिन वो गिल्ड जाकर एडवेंचरर किलर के बारे में रिपोर्ट देता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसे अब सीधे सी क्लास में प्रमोट किया जा सकता है। लाइट कहता है क्या ये ठीक है? मुझे लगा था कि एडवेंचरर किलर को पकड़ना जरूरी था। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने वैल्यूएबल इन्फो दी है कि एक एल्फ और एक डार्क एल्फ ये हत्याएं कर रहे थे और उससे भी बेहतर उसने 2 विक्टिम्स को बचाया। आपको प्रमोट करना तो बनता है। लाइट धन्यवाद कहकर वापस आता है और मिया और एलियो से पूछता है कि उनका क्या फैसला है। एलियो बताता है हम कल सुबह जा रहे हैं, जितने कम वक्त से हम आपको जानते हैं उससे ज्यादा आपने हमारी मदद की है। मिया भी सहमत होती है। वो लाइट का जितना धन्यवाद करे कम है। लाइट उनसे पूछता है कि अब क्या करेंगे। एलियो कहता है कि वो एडवेंचरिंग छोड़कर अपने होम टाउन लौटेंगे। लाइट कहता है कि ये अफसोस की बात है क्योंकि वो अच्छे एडवेंचरर्स बन सकते थे। मिया मानती है कि अब वो डरती है जो कुछ हुआ उसकी वजह से, लेकिन फिर कहती है कि उसके दोस्तों ने ही उसे एडवेंचरर बनने की हिम्मत दी थी। एलियो भी कहता है कि गिमरा और वॉडी के बिना वो नई पार्टी नहीं बना सकता और वो चाहता है कि जो उनके अवशेष बचे हैं वो उन्हें वापस घर ले जाए। लाइट इसे समझ सकता है। फिर वो पूछता है कि मेजक्राफ्ट एकेडमी का क्या होगा। मिया कहती है
है कि वो अब सेल्फ स्टडी करेगी क्योंकि अगली बार जब वो लाइट से मिले तो अनाड़ी नहीं रहना चाहती, वो प्रॉपर मैच बनना चाहती है। वो शर्माते हुए पूछती है, क्या हम सच में दोबारा मिलेंगे? लाइट मुस्कुराकर कहता है, हाँ पक्का, मुझे इंतजार रहेगा। मिया खुश होकर कहती है, तो ये वादा रहा। गुड बाय कहने के बाद लाइट खिड़की से उन्हें जाता हुआ देखता है। गोल्ड कहता है कि मास्टर चिंता न करे, वो दोनों दिल के सच्चे और मेहनती हैं, जल्दी ही अपनी जिंदगी संभाल लेंगे। नमूमू भी सहमति जताती है, कहती है कि उन्हें दोबारा देखना अच्छा होगा। लाइट भी मुस्कुराता है और सोचता है कि जिस दिन वो अपनी सच्चाई उन्हें बताएगा वो उन्हें गिमरा और वार्डी की ग्रेव दिखाने ले जाएगा। लाइट अब गोल्ड और नमूमू से कहता है कि मैं अब अबिस वापस जा रहा हूँ, यहाँ तुम दोनों संभाल लेना। इसके बाद हम अबिस का सीन देखते हैं। लाइट अब वहाँ आ चुका है। मैं अब लाइट को इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स देखने को देती है। एली बताती है कि उसने फॉरबिडन मेज क्राफ्ट से उनके दिमाग के हर कोने में झांका है। उन्होंने इंटरोगेशन से सब कंफर्म भी कर लिया है, कहीं कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। एली बताती है कि सब मेस्ट्रो उन लोगों को कहते हैं जिनके खून में मेस्ट्रो की रिलेशन होती है, इसलिए वो तेजी से लेवल अप करते हैं। मैं बताती है कि एक बिलीफ है कि अगर मेस्ट्रो को नहीं रोका गया तो दुनिया का अंत भी हो सकता है। लाइट पूछता है, क्या ये सच हो सकता है जब मेस्ट्रो सिर्फ एक ही है? एली कहती है कि ये काइटो की याद में फ्रैगमेंट की तरह था। उसने ये बात व्हाइट नाइट्स के कैप्टन से सुनी थी, लेकिन मेमोरी टूटी फूटी है, इसलिए कुछ भी सॉलिड नहीं कहा जा सकता। लाइट कहता है कि अगर इतना करने के बाद भी तुम दोनों सुराग नहीं ढूंढ पाए तो आगे सर्च का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब हमारा एक ही सुराग है, व्हाइट नाइट्स का कैप्टन। वो पूछता है कि काइटो और यानक की हालत कैसी है। एली एक पोर्टल खोलती है और उन्हें दिखाती है। दोनों किसी तरह के मैजिक से घिरे हुए हैं। लाइट फैसला करता है कि अब इन्हें खत्म करने का समय आ गया है। वो एक SSR कार्ड निकालता है, डेड मैन्स बैंक्वेट। कुछ ही सेकंड में कई भयानक क्रीचर्स काइटो और यानक की ओर जाते हैं और उन्हें जिंदा खा जाते हैं। उन्हें दर्दनाक मौत मिलती है। पोर्टल बंद करके एली बताती है कि साशा द एल्फ के खिलाफ रिवेंज प्लान की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हम प्लान शुरू करने के लिए तैयार हैं। व्हाइट नाइट्स को कैप्चर करना पहला कदम होगा क्योंकि वो सब मेस्ट्रोस हैं और उनका वाइस कैप्टन साशा का फियांसे भी है जो परफेक्ट हॉस्टेज बनेगा। लाइट उसे उसकी मेहनत के लिए शुक्रिया अदा करता है और तुरंत प्लान शुरू करने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान हम साशा और उसके फियांसे मिखेल को हंसते हुए देखते हैं। साशा बता रही है कि लाइट के चेहरे पर कैसा पैथेटिक एक्सप्रेशन था जब उसने उसके पैर में एरो मारा। मिखेल कहता है कि शायद मैंने कुछ बढ़िया चीज मिस कर दी। फिर वो आगे बोलता है कि मैं पहले ह्यूमन गांव को डिस्ट्रॉय करने के ऑपरेशन में रह चुका हूँ। कितना मजा आता है जब ह्यूमन जिंदगी की भीख मांगते हैं और मरने से पहले उनके पेनफुल फेसेस मजेदार होते हैं। साशा अपने फियांसे पर फिदा है और हर बात पर हाँ करती है। मिखेल कहता है कि वो बहुत खुश है कि उसे साशा मिली। साशा भी कहती है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने आपसे सगाई की है। दूसरी ओर लाइट कहता है, मेरा रिवेंज के दिन गरु तो खुश था मुझे देखकर, लेकिन मैं साशा का गिरा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ जब वो दया की भीख मांगते हुए मरेगी। और इसी सीन पर पार्ट 7 खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। ओके, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।